वेपन मास्टर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 201 से 210। ये तो बुरा हुआ। यह आवाज़ सुनते ही गुयंग का चेहरा तुरंत बदल गया। ये प्रतिशोधी आत्माएं हमें घेर कर हम पर हमला कर रही हैं, इसका कारण यह आवाज़ है। न केवल गुयंग बल्कि शिकियान, तांग चेन और अन्य लोगों के चेहरे भी घबराहट से भरे हुए थे। तांग हुआन का दिमाग थोड़ा हिल गया और लगभग उसी समय जब गुयंग ने बोलना समाप्त किया, आसपास की प्रतिशोधी आत्माएं, जो बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं कर रही थीं, ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी प्रकार का आदेश मिला था जिसका वे विरोध नहीं कर सकते थे, और वास्तव में एक के बाद एक दौड़ पड़े। उन्हें भाले के घूमने से उत्पन्न होने वाली भयंकर गर्मी की जरा भी परवाह नहीं थी, तथा वे अत्यंत विक्षिप्त अवस्था में थे। हाँ, अगले ही क्षण तांग हुआन के हाथ में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स लांस ने एक प्रतिशोधी आत्मा को छेद दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि तांग हुआन ऐसा करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि जब उसने भाला लहराया तो प्रतिशोधी आत्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को भाले की नोक पर फेंक दिया। हालांकि तांग हुआन पहले से ही तैयार था, फिर भी वह क्षण भर के लिए समाधि में चला गया। तांग हुआन घृणित बुराई के भौतिक हमले को रोक सकता था, लेकिन इस तरह के अदृश्य हमले से बचाव करना बेहद कठिन था और इसे बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता था। वह केवल इसे बलपूर्वक सहन कर सकता था। जब तांग हुआन का भाला उनमें से एक तामसिक आत्मा में घुसा तो मौका पाकर उनमें से कई ने लगभग एक ही समय में तांग हुआन पर हमला कर दिया। बस भाला कांप उठा और फिर वह बाईं और दाईं ओर ऐसे घुमा जैसे कोई अजगर अपनी पूंछ हिला रहा हो, और उसने तुरंत ही आने वाली प्रतिशोधी आत्मा को दूर धकेल दिया, जो भाले की नोक पर दूर जा गिरी। उसका आकार और भी धुंधला हो गया, लेकिन फिर भी प्रतिशोधी आत्मा को मृत्यु का भय नहीं था और वह आगे की ओर झपटते हुए चिल्लाती रही। तांग हुआन और बाकी मार्शल योद्धा बाईं और दाईं ओर से भारी पड़ने लगे, जबकि शिकियान और तांग चेन, जो आगे चल रहे थे, और भी अधिक खतरे में थे। पलक झपकते ही दो लोगों के हाथ खरोंच गए। घटनाओं के इस अचानक मोड़ से सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो वे अपने शिखर से धरती की तह में गिर गए हों। हमारा अंत हो गया, हम बर्बाद हो गए, इस बार हम सचमुच बर्बाद हो गए। मैं बाहर नहीं जा सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पागल, ये प्रतिशोधी आत्माएं पागल हो गई हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर ठंडे पड़ गए हैं और उनमें से कई लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। जो भय और निराशा अभी अभी गायब हुई थी, वह एक बार फिर भीड़ में फैल गई। भाई, हमें बचाने के लिए आने के लिए धन्यवाद। गुयंग ने प्रतिशोधी आत्मा को भगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पलक झपकते ही उसने तांग हुआन की ओर देखा और चिल्लाया, हालांकि तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे जैसे बोझ के बिना आपको सफलतापूर्वक भागने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ तक कि अब तक गुयंग ने तांग हुआन का नाम नहीं पुकारा, न ही उसने अतीत में इस्तेमाल किए गए उसके छद्म नाम को पुकारा। वह बहुत स्पष्ट था कि एक बार तांग हुआन की पहचान उजागर हो जाने पर उसे बहुत परेशानी होगी। हालांकि सभी के बच निकलने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि उस क्षेत्र में कोई अन्य मार्शल योद्धा छिपा हुआ है या नहीं। गुयंग सही है। लीहे नामक व्यक्ति, जिसने अपना एक हाथ खो दिया था, पहले से ही पीला और बेहद कमजोर था। उन्होंने भी सहमति जताई, भाई, हम यहाँ इसलिए मरे क्योंकि हमने ऐसा कहा था। आपको हमारे द्वारा फंसाए जाने की जरूरत नहीं है। आपको तब तक चले जाना चाहिए जब तक असली क्यू अभी भी बरकरार है। यदि आप देरी करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर समूह में उपस्थित कुछ युवतियों के चेहरे पर दुख के भाव उभर आए। हालांकि उन्होंने दांत पीस लिए और कुछ नहीं बोले। दूसरी ओर तांग चेन पहले से ही जोर से गाली दे रहा था, गुयंग, लीहे, तुम दोनों बकवास करना बंद करो। भाई, कृपया उनकी बकवास मत सुनो। चाहे कुछ भी हो, हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा और अंतिम क्षण तक हार नहीं माननी चाहिए। तांग चेन, बातों को इतना अच्छा मत बनाओ। लीहे ने जब ये सुना तो वह उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या आपको यह चिंता नहीं है कि यदि यह भाई चला गया तो हम प्रतिशोधी आत्माओं द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे? तुम सचमुच बेशर्म हो। आप पहले से ही इस स्तर पर हैं, फिर भी आपके मन में अभी भी इस तरह का विचार है। अपनी माँ को चोदो। तांग चेन ने गाली देते हुए दांत पीस लिए। यदि प्रतिशोधी आत्माएं उसे परेशान न करती तो संभवतः वह लीहे पर झपट पड़ता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम लोग निश्चित रूप से बेकार हो। यदि आप में बहस करने की ताकत है तो आप प्रतिशोधी आत्माओं से निपटने के लिए कुछ ऊर्जा बचा सकते हैं। तांग हुआन ने उपहास किया। उस विचार के साथ तांग हुआन ने तुरंत आध्यात्मिक चक्र और 9 यांग दिव्य भट्टी के 2 चरणों को उनकी सीमाओं तक पहुंचा दिया। निर्वाण पवित्र अग्नि में तेजी से उतार चढ़ाव हुआ और गर्मी की लहर हिंसक रूप से बाहर की ओर बढ़ी, और अगले ही पल ड्रैगन और फीनिक्स भाले की नोक से, जहां ये स्थित था, अचानक आग की एक गेंद उठी। ऐसा लग रहा था मानो फीनिक्स पक्षी आग की लपटों के अंदर आराम से अपने पंख फड़फड़ा रहा हो और उससे भी अधिक भयावह गर्मी की लहर चीख रही हो। इस भयावह गर्मी को महसूस करते हुए आसपास की प्रतिशोधी आत्माएं अचानक अपने रास्ते पर रुक गईं, जैसे कि वे डर गई हों। हालांकि अगले ही पल वे एक साथ चिल्लाए और अपने पंजे दिखाते हुए समूह की ओर बढ़े। वे आग की लपटों में उड़ते हुए पतंगों के समान थे। वे अत्यंत पागल थे। ची। तांग हुआन की आंखें थोड़ी केंद्रित थीं, उसकी चाल जरा भी धीमी नहीं थी।
ड्रैगन और फीनिक्स भाले बिजली की तरह निकले। आग की लपटों में लिपटे भाले की नोक आसानी से प्रतिशोधी आत्मा के शरीर में घुस गई। हाँ, अपेक्षित चीख फिर आई। एक क्षण की अनुपस्थित चित्तता के बाद तांग हुआन अपनी मूर्छा से जागा और उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन और फीनिक्स भाले से छेदी गई प्रतिशोधी आत्मा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। क्या निर्वाण पवित्र अग्नि का प्रकट होना वास्तव में प्रतिशोधी आत्माओं को पूरी तरह से भस्म कर सकता है? तांग हुआन आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका। पलक झपकते ही लंबा भाला कांपने लगा और भाले की छायाओं के एक के बाद एक चक्र घूमने लगे, और जैसे ही फ्लेमिंग रेनबो स्पीयर आर्ट के प्रेरी ब्लेज को मुक्त किया गया, जैसा कि अपेक्षित था, कई और प्रतिशोधी आत्माएं शून्य में गायब हो गईं। हालांकि मरने से ठीक पहले कई प्रतिशोधी आत्माओं की चीखों ने तांग हुआन का सिर घुमा दिया, लेकिन इससे तांग हुआन के दिल की खुशी कम नहीं हुई। लंबा भाला तेजी से घूम गया। यद्यपि उस व्यक्ति का भाला हिल गया, परंतु लंबा भाला प्रतिशोधी आत्मा के निशानों का पीछा करता रहा। कुछ ही क्षणों में वहां पहले से ही 10 से अधिक प्रतिशोधी आत्माएं थीं जिन्हें भाले ने भस्म कर दिया था। प्रतिशोधी आत्मा मर चुकी है। आप तामसिक आत्माओं को मार सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अचानक एक भयावह चीख गूंजी और आग की लपटों में जलती हुई तामसिक आत्माओं का दृश्य समूह के एक युवक ने तुरंत देख लिया। क्या वास्तव में एक प्रतिशोधी आत्मा को मारा जा सकता है? क्या वह प्रकट हुई सच्ची अग्नि है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह एक पत्थर की तरह था जिससे हजारों लहरें उठी और भीड़ घबराकर चिल्ला उठी। यहां तक कि शिकियान, तांग चेन और भीड़ के सामने खड़े अन्य लोग भी अपना सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं सके। कुछ क्षण के आश्चर्य के बाद सभी लोग बहुत खुश हो गए। भले ही उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया जाए, वे तुरंत एकत्र हो जाएंगे। इसके अलावा जब वे घायल होते थे तो उनकी चीखें ध्वनि तरंगों में बदल सकती थीं, जो सीधे मार्शल योद्धाओं की आत्मा पर हमला करती थीं। हालांकि यदि उसकी मानसिक शक्ति के नष्ट हो जाने के लिए उसे दोषी ठहराया जाता, तो वर्तमान स्थिति शीघ्र ही बदल जाती। ये सिर्फ इतना था कि सुखद आश्चर्य के बाद कई लोगों के दिलों में संदेह का एक निशान था। शुरुआत में टीम में कई हथियार रिफाइनर नहीं थे। यद्यपि वे शस्त्र परिशोधक शस्त्रों पर सच्ची अग्नि प्रकट करने में सक्षम नहीं थे, फिर भी वे दोनों हथेलियों पर प्रकट करने में सक्षम थे। हालांकि उन्होंने अभी तक एक भी प्रतिशोधी आत्मा को नहीं मारा। क्या ये संभव है कि वह बंदूक ही असली थी? फुट। तांग हुआन का शरीर बिजली की तरह एक एक चक्र में घूमने लगा, जिससे समूह पर दबाव बहुत कम हो गया। एक एक करके सभी भूत गायब हो गए और तैरती आकृतियां धीरे धीरे विरल होती गईं। उनके साथी भस्म हो गए थे, जिसके कारण शेष बचे भूतों में भय धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा उनके हमले धीमे होते गए। अनजाने में तांग हुआन के ड्रैगन और फीनिक्स भाले से मरने वाले भूतों की संख्या पहले ही 10 से अधिक हो गई थी। हाँ, जब टीम लोंगक्वान शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित सुसज्जित भवन से गुजरी तो उन प्रतिशोधी आत्माओं को ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी बड़े बोझ से मुक्ति मिल गई हो, तथा वे चीखने लगीं और पीछे हटने लगीं। कुछ ही क्षणों में वे प्राचीन शहर से गायब हो गए। प्रतिशोधी आत्मा भाग गई है। क्या आप ये देख रहे हैं? प्रतिशोधी आत्मा लोंगक्वान प्राचीन शहर को नहीं छोड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। हा, हम बच गए। मैं इस घटिया जगह पर दोबारा नहीं आऊंगा। वो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक शून्य में देखने के बाद सभी को एहसास हुआ कि वे अंततः सैकड़ों प्रतिशोधी आत्माओं के घेरे से बाहर निकल आए हैं। वे अब आपदा से बचने की खुशी को दबा नहीं सके और चिल्लाते हुए नाचने लगे। उसके हाथ में रखे ड्रैगन और फीनिक्स भाले के सिर पर लगी ज्वाला गायब हो गई और भाले के चारों ओर की हरी रोशनी तुरंत मंद हो गई। पलक झपकते ही वह गुयंग, लीहे और टूटे हाथ वाले अन्य लोगों के पास से निकल गया और गहरी आवाज में बोला, इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रहा जा सकता। क्या तुम लोग अब भी टिक सकते हो? मैं ठीक हूँ। गुयंग का चेहरा थकावट से भरा हुआ था, लेकिन उसकी भौहों के बीच उत्साह को छिपाना मुश्किल था। मैं अभी भी टिक सकता हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद भाई। लीहे का आधा शरीर उसके कटे हुए हाथ से निकले खून से लाल हो गया था, जिससे वह गुयंग से भी अधिक दयनीय लग रहा था। हालांकि तांग हुआन का सवाल सुनने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था। यह स्थान वास्तव में उनके लिए लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। ये सच था कि उन प्रतिशोधी आत्माओं ने उन्हें पहले नहीं भगाया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या उन्हें डराकर भगा दिया गया था या फिर उन्होंने लोंगक्वान प्राचीन शहर से उन्हें भगाने की योजना नहीं बनाई थी। यदि यह पहला मामला होता तो शायद बहुत जल्द ही और भी अधिक प्रतिशोधी आत्माएं उनका पीछा करने लगतीं। मैं सचमुच अब और नहीं चल सकता। हालांकि तांग चेन जमीन पर बैठ गया, उसकी उंगलियां हिलने में असमर्थ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो गया हो और उसके मोटे शरीर पर कई घाव दिखाई दे रहे थे। भैया, अभी यहीं आराम करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या वे प्रतिशोधी आत्माएं सचमुच वापस आएंगी? शिकियान भी हंसा। अगर आप चाहें तो यहाँ आराम कर सकते हैं। तांग हुआन उदासीनता से मुस्कुराया, अपना भाला पकड़े हुए वह आगे चला गया। गुयंग, लीहे और अन्य लोग भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चले गए। कुछ ही क्षणों बाद शहर के प्रवेश द्वार पर केवल शिकियान, तांग चेन और बाकी लोग ही बचे थे। तांग हुआन और बाकी लोगों की पीठ को देखते हुए उनके भाव बेहद बदसूरत हो गए। ये बहुत ज्यादा है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा है। उद्धरण चिन्ह। तांग चेन का चेहरा उदास था और वह गुस्से से चिल्लाया, उसने बिना किसी संदेह के हमारी जान बचाई है। लेकिन उसने हमारी जान बचाई और अब वह सोचता है कि हम उससे नीचे हैं।
यदि अभी इतनी बड़ी मात्रा में असली क्यूई नहीं होती तो मैंने उसे कष्ट में डाल दिया होता। दूसरे युवक ने भी दुष्टतापूर्वक कहा। भाई कियान, क्या हमें रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए? तलवार पकड़े एक दुबला पतला और कमजोर आदमी बोला। चल दर। जब शी कियान ने यह सुना तो उसके सुंदर चेहरे पर धुंध छा गई। एक सिसकारी के साथ उसने तलवार हाथ में ली और एक कदम आगे बढ़ा। भाई कियान, हमारा इंतजार करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सड़क पहाड़ों के बीच घुमावदार थी। दर्जनों साल पहले जब ड्रैगन स्प्रिंग टाउन फल फूल रहा था, यह मूल रूप से एक चौड़ी सड़क थी, लेकिन आज भी उस सड़क के निशान देखे जा सकते हैं। लंबे समय तक परित्यक्त रहने के बाद पहले प्रशिक्षण लेने आए मार्शल योद्धाओं ने एक नए रास्ते पर कदम रखा जो पौधों और वनस्पतियों से ढका हुआ था। लगभग 10 मील तक छोटे रास्ते पर चलने के बाद वे एक पहाड़ी गुफा में रुक गए। गु यंग, लीहे और बाकी लोग अब हिलने में असमर्थ थे और वे सभी जमीन पर गिर पड़े। शी कियान, तांग चेन और अन्य कोई अपवाद नहीं थे, लेकिन वे बहुत बेहतर दिख रहे थे। जहां तक तांग हुआन का प्रश्न है, जब वे गुफा में पहुंचे तो वह पहले ही बैठ चुका था। पिछली लड़ाई में उसकी वास्तविक क्यूई का केवल 50% ही खपत हुआ था। इसे गंभीर नहीं माना गया, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति किसी और की तुलना में अधिक समाप्त हो चुकी थी। हर बार जब वह किसी प्रतिशोधी आत्मा को मारता तो उसकी आत्मा पर भयंकर आघात होता। दर्जनों प्रतिशोधी आत्माओं को मारने के बाद वह दर्जनों तीव्र ध्वनि हमलों का सामना करेगा। 1 या 2 बार कुछ नहीं, 10 बार ही काफी होगा। लेकिन दर्जनों बार ऐसा करने के बाद तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर में अनगिनत स्टील की सुइयां चुभ गई हों, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। यहां तक कि तांग हुआन भी आश्चर्यचकित था कि वह टिके रहने में सक्षम था। उनके अनुसार इनमें से 20 ध्वनि हमले स्टेज 6 के मार्शल मास्टर को पागल करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। हालांकि लोंगक्वान प्राचीन शहर में उन्होंने जो ध्वनि तरंग हमला सहन किया था वह 40 गुना से भी अधिक था। हालांकि सिर में दर्द के अलावा कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इसका कारण क्या है। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने डेंटियन के भीतर 9 यांग दिव्य भट्टी का सेवन किया था, या यह इसलिए था क्योंकि उसने जियाओ बुदियन के शरीर के भीतर आत्मिक ड्रैगन पवित्र मज्जा का सेवन किया था? एक विचार के साथ तांग हुआन ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया और जैसे जैसे समय बीतता गया उसके सिर का दर्द भी धीरे धीरे गायब हो गया। अनजाने में ही गुफा में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। हालांकि इस समय तांग चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और फुर्ती से अपने शरीर को दूर फेंक दिया। उसके कदम हवा के समान थे और मोटे आदमी के शरीर से उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। थोड़ी देर बाद वह तांग हुआन के पास आया, झुका और अपना हाथ बढ़ाकर बिजली की गति से तांग हुआन के सामने रखे ड्रैगन और फीनिक्स भाले को पकड़ लिया। जैसे ही उसने भाले की डंडी अपने हाथ में पकड़ी, तांग चेन के चेहरे पर खुशी की झलक उभरी। हालांकि जैसे ही वह ड्रैगन और फीनिक्स भाले को उठाने वाला था, उसने पाया कि हथियार 1 इंच भी नहीं हिला। भाले की चमक के ऊपर वास्तव में एक और हथेली थी जो भाले को जमीन पर दबा रही थी। तांग चेन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने अवचेतन रूप से हाथ की ओर देखा। उसने देखा कि तांग हुआन ने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थीं और उसे घूर रहा था। भाई, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने केवल इतना देखा कि लंबा भाला प्रतिशोधी आत्मा को मार सकता है। मैं थोड़ा उत्सुक था और इसे देखना चाहता था। तस्क तस्क, ये पहली बार है जब मैंने ऐसा हथियार देखा है जो प्रतिशोधी आत्मा को मार सकता है। कुछ ही पल बाद तांग चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और अपनी पीठ सीधी की। ये भाला न केवल भूतों को मार सकता है बल्कि लोगों को भी मार सकता है। तांग हुआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। आपका क्या मतलब है? तांग चेन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है और वह है जितनी जल्दी हो सके वहां से चले जाना। तांग हुआन ने अपनी पलकें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और अचानक मुस्कुराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तांग चेन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम कुत्ते, लाओजी लंबे समय से तुम्हें नापसंद करते हैं। जाओ मर जाओ। तांग चेन का मोटा चेहरा तुरंत भयावह हो गया। वह जोर से दहाड़ा और उसकी कमर पर बंधी लंबी तलवार बाहर आ गई। यह एक काली रोशनी की लकीर में बदल गई और बिजली की गति से तांग हुआन की गर्दन की ओर बढ़ी। शोर सुनकर गुफा में मौजूद सभी लोग जाग गए। रुकना। ये दृश्य देखकर गु यंग का चेहरा एकदम बदल गया। वह उछला, लेकिन उसका शरीर कांप उठा और वह लगभग जमीन पर गिर गया। तांग चेन, क्या तुम पागल हो? ये देखकर ली हे भी अनायास ही चिल्ला पड़ा। आसपास के युवक युवतियां एक स्वर में चिल्लाने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या तांग चेन ने वास्तव में अपने उद्धारकर्ता को मार डाला? उसे दूसरे पक्ष का रूप पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे कोसना जारी रखा। क्या सचमुच उसे मारने की जरूरत थी? किसी को यह अवश्य पता होना चाहिए कि यदि उसने उन्हें बचाने के लिए अचानक कार्रवाई नहीं की होती तो यहाँ मौजूद 1 दर्जन से अधिक लोगों में से कोई भी लोंगक्वान प्राचीन शहर से जीवित बाहर नहीं निकल पाता। नायक तलवार शिल्प घाटी में प्रवेश करने वाला है। हर किसी को शायद याद होगा कि नायक के गुरु ने एक बार उसे 2 नक्शे याद करने के लिए कहा था, उनमें से एक तलवार शिल्प घाटी में है। तो फिर क्या नायक का स्वामी उसके लिए कुछ छोड़ेगा? यदि सभी लोग इसमें रुचि रखते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं। आपने सही अनुमान लगाया है।
लकड़ी का पुरस्कार, खांसी तारांकन गू यंग, लीहे और अन्य लोग एक ही समय में हैरान और क्रोधित थे और चाहते थे कि वे उन्हें तुरंत रोक सकें। हालांकि यह मामला बहुत अचानक हुआ। उन्हें कोई कदम उठाने का मौका भी नहीं मिला। इसके अलावा यदि ऐसा कोई मौका भी होगा तो वह पर्याप्त सावधानी न बरतने की सीमा तक होगा। इतने कम समय में वे असली क्यूई के उपभोग से उबरने में भी कामयाब नहीं हुए थे। इस समय कुछ लड़कियों ने दयनीय भाव से अपना सिर घुमाया। वे तांग चेन द्वारा तांग हुआन का सिर काटे जाने का भयानक दृश्य देख नहीं सके। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन ठीक इसी समय पहाड़ी गुफा के भीतर अचानक एक बर्फीली नाजुक चीख फूट पड़ी और तांग हुआन के पास ही झाड़ियों से एक लाल रोशनी निकली। एक पल में लाल रोशनी कई मीटर की दूरी को चीरती हुई सीधे तांग चेन की गर्दन की ओर बढ़ी। तांग चेन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई छिपा हुआ है, इसलिए वह अचंभित रह गया और उसे बचने का कोई समय नहीं मिला। अगले ही पल उसकी मोटी और छोटी गर्दन लाल रोशनी में उलझ गई। तांग चेन को कराहने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह अपनी तलवार के साथ उड़ जाता। धप, एक क्षण के बाद तांग चेन का मोटा शरीर जोर से जमीन पर गिर गया। उसकी लंबी तलवार एक तरफ गिर गई, चमक मंद पड़ गई और उसका सिर एक तरफ झुक गया। उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और उसकी धीरे धीरे खाली होती पुतलियों में अभी भी आश्चर्य देखा जा सकता था। तांग चेन को दूर फेंकने के बाद प्रकाश की लाल रेखा तेजी से सिकुड़ गई। ये वास्तव में एक ज्वलंत लाल रिबन था। एक क्षण में लाल रेशम लाल पोशाक पहने एक महिला के हाथ में वापस आ गया, जिसने अभी अभी अपना शरीर प्रकट किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महिला का शरीर पतला और सुडौल था और उसकी पीठ पर एक बच्चा बंधा हुआ था। उसने अपनी छाती के चारों ओर एक पट्टा लपेटा हुआ था, जिससे उसके मूल रूप से गोल और मोटे स्तन और भी अधिक उभरे हुए लग रहे थे। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था और यद्यपि उसका चेहरा बर्फ से ढका हुआ था, फिर भी उसकी भौहों के बीच मोहक आकर्षण की झलक थी। वह महिला म्यूयान थी। जब तांग हुआन गुयंग की मदद कर रहा था तो वह दिखाई नहीं दी। इसके बजाय वह चुपचाप दूरी पर छिपी रहती थी ताकि जब वह अचानक किसी स्थिति में फंस जाए तो उसकी मदद कर सके। जब तांग हुआन और बाकी लोग चले गए तो वह भी चुपचाप उनके पीछे चली गई और झाड़ियों में छिप गई। जब वे अभी भी लोंगक्वान शहर में थे तो उसने पहले ही देख लिया था कि तांग चेन और अन्य लोग तांग हुआन से बेहद असंतुष्ट थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उन्हें इस तरह की दयालुता से चुकाएगा। वह भी कुछ समय के लिए ही जेल से भागा था और उसने पहले ही उसके उद्धारकर्ता को मारने का प्रयास कर लिया था। ठीक है, कुछ ही दूरी पर लीहे एक क्षण के लिए थोड़ा चकित हो गया, फिर उसने आश्चर्य से ताली बजाई और चिल्लाया। बगल में खड़े युवक युवतियां भी ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी स्वप्न से जागे हों और उन्होंने राहत की सांस ली। सौभाग्य से किसी ने समय रहते तांग हुआन की जान बचा ली, जिससे तांग चेन सफल नहीं हो सका। हालांकि बहुत खुश होने के बाद उनके मन में संदेह पैदा हो गया। इतनी शक्तिशाली महिला वहां कब छुप गई? इसके अलावा उसके हाथ की गति इतनी तेज थी कि 5वें चरण के शिखर पर खड़ा तांग चेन भी उसे चकमा देने में असमर्थ था। लानत है, क्या मैं कुछ देख रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। गू यंग उस सुंदर लाल आकृति को देखकर अचंभित रह गया और अपनी आंखें रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। म्यूयान, जो फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग में तीसरे स्थान पर था, भी यहां दिखाई दिया था और यहां तक कि तांग हुआन को बचाने के लिए भी काम किया था। इसके अलावा उसकी पीठ पर जो बच्चा था वह कहां से आया? कुछ ही दूरी पर शिकियान और अन्य सभी लोग हैरान थे। उनमें से एक आदमी पहले से ही तांग चेन की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही सबके चेहरों पर अलग अलग भाव थे, म्यूयान ने पहले ही झाड़ियों के बीच से एक रास्ता खोल दिया था। मृत, तांग चेन मर चुका है। उद्धरण चिन्ह। जो युवक तांग चेन की हालत देखने के लिए दौड़कर आया था, वह अचानक जोर से चिल्लाया। न केवल उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, बल्कि उसकी गर्दन पर गला घोंटने का निशान भी था। क्या? लीहे और अन्य लोग थोड़ा चौंक गए, लेकिन शिकियान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि तांग चेन केवल बेहोश होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि दूसरी तरफ पहुंचते ही उन्हें मार दिया जाएगा। अच्छा, मार डाला। गू यंग, जो अपने सदमे से उबर चुका था, जोर से हंसा, फिर उसने कांस्य घंटी जैसी आंखों को देखा और उग्रता से कहा, ये कृतघ्न व्यक्ति मौत के लायक है। भाई, तांग चेन का बिना अनुमति के आपका हथियार देखना अनुचित है। क्रोधित होने के बाद वह अपनी मर्यादा खो देता था और उसके कार्य न तो हल्के होते थे और न ही भारी, बल्कि और भी अधिक। हालांकि यह उसे सबक सिखाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि आपकी पत्नी ने सीधे उसे मार डाला है। शिकियान खड़ा हो गया, दांत पीसकर उपहास किया। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसके मुंह से निकले मैडम शब्द को सुनकर म्यूयान, जो अभी अभी तांग हुआन के पास आई थी, थोड़ा शर्माने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन उसने अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की। उसके लिए तांग हुआन की मदद के लिए एक बच्चे को लाना वास्तव में एक बहुत ही आसान काम था, जिससे अन्य लोग ये गलतफहमी में पड़ गए कि वह और तांग हुआन पति पत्नी थे। ये कितना क्रूर और निर्दयी कदम है। एक क्षण के बाद म्यूयान का चेहरा काला पड़ गया। उसने शिकियान की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो तुम्हारे उद्धारकर्ता का पहले ही सिर काट दिया गया होता। जो व्यक्ति इतना बेशर्म है कि वह दयालुता के बदले में शत्रुता करता है, यदि मैं उसे शीघ्र मृत्यु दे सकूं तो मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आप। शिकियान दब गया और मुस्कुराया, कोई बात नहीं, आपके पति अभी भी जीवित हैं, लेकिन तांग चेन पहले ही मर चुका है।
भाई, तांग चेन महान तांग साम्राज्य के ग्रैंड स्कॉलर का बेटा है और उसे आपकी पत्नी ने मार दिया है। यदि आप मुझे स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो मेरे लौटने पर महाविद्वान को अपने बारे में स्पष्टीकरण देना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शिकियान की दो उदास आंखें म्यूयान से तांग हुआन की ओर मुड़ गईं। शिकियान, क्या तुम भी दयालुता का बदला शत्रुता से चुकाना चाहते हो? ये सुनकर गु यंग क्रोधित हो गई। शिकियान ने कोई जवाब नहीं दिया, वह केवल तांग हुआन को अपनी जलती हुई निगाहों से देखता रहा। अंततः लोंगक्वान से भागने के बाद अब आप अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। ये कैसी मुसीबत है? तांग हुआन ने तांग चेन की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी, फिर मूयान की ओर सिर हिलाया। अंत में उसने धीरे से ड्रैगन और फीनिक्स भाले को कुछ बार सहलाया, फिर शिकियान को देखा और उदासीन मुस्कान के साथ पूछा, शिकियान, क्या तुमने मेरे भाले को गंभीरता से लिया? तांग हुआन की बातें सुनकर न केवल गु यंग, म्यूयान, लीहे और अन्य लोग, बल्कि स्वयं शिकियान भी चौंक गया। तभी शिकियान अपनी मूर्छा से जागा और तांग हुआन के हाथ में भाले को देखा। उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य गर्मजोशी चमक उठी, सच्ची आग की अग्निशक्ति को इतने भयानक स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होना कि प्रतिशोधी आत्मा भी आसानी से भस्म हो सके। क्या ये केवल मध्यम स्तर का हथियार है? अगर मैं आपसे कहूं कि यह ठीक वैसा ही है जैसा आपने अनुमान लगाया, एक मध्यम श्रेणी का हथियार, तो आपको कैसा लगेगा? तांग हुआन हल्के से मुस्कुराया। शिकियान की अभिव्यक्ति बदल गई। तांग हुआन ने हंसते हुए कहा, यह एक मध्यम श्रेणी का हथियार है। भविष्य में इस हथियार को निश्चित रूप से संत रैंक हथियार के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। इसे चुराकर, एक ही वार से मुझे मारकर और फिर बाकी सभी को चुप कराकर और फिर इसे गौरव महाद्वीप में वापस ले जाकर, मैं सोच रहा हूं कि इसके बदले में मैं कितने अनमोल खजाने पा सकता हूं। जहां तक सवाल है कि यह वास्तव में कहां से आया, इसकी परवाह किसे होगी? शिकियान, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सही हूं? उद्धरण चिन्ह। शिकियान का चेहरा अशांत हो गया, जैसे कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि तांग हुआन अचानक ऐसे शब्द कहेगा। एक पल के बाद उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों नहीं समझ रहा हूं। शिकियान, क्या तुम ही थे जिसने तांग चेन को बंदूक चुराने का आदेश दिया था? शिकियान, मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि तुम इतनी क्रूर हो जाओगी। तुम मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारना भी चाहते थे। शिकियान, आप और तांग चेन व्यवहारिक रूप से एक जैसे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब गु यंग, लीहे और अन्य लोग होश में आए तो वे सभी हैरान और क्रोधित थे। अभी अगर तांग चेन ने बंदूक चुरा ली होती और तांग हुआन को मार दिया होता, तो शिकियान ने वास्तव में उनकी दुर्भावना के घोटाले को फैलने से रोकने के लिए उन्हें मार दिया होता। ये सोचते हुए गु यंग, लीहे और अन्य सभी पसीने से तरबतर हो गए और अपनी आंखों में आग की लपटों के साथ शिकियान को घूरने लगे। बकवास, कितनी हास्यास्पद बात है। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि उस मामले में आप सभी ने वास्तव में इस पर विश्वास किया था। शिकियान ने ठंडे स्वर में उपहास किया। उसकी आंखें पानी की तरह उदास थीं। मैं उस पर विश्वास नहीं करता। क्या यह संभव है कि मैं तुम पर विश्वास करूं? गु यंग अत्यधिक क्रोध से हंस पड़ी। मेरा मानना है कि यह भाई निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना सोचे समझे बोलता हो। लीहे के चेहरे पर भी गुस्से का भाव था। अन्य युवक युवतियों ने भी अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ सिर हिलाया। अच्छा, जब मामला ऐसा है तो अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चल दर, शिकियान ने उपहास किया। जाना, आप कहाँ जा रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही शिकियान ने बोलना समाप्त किया, एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी, जैसे कि ओरियोल की चीख। म्यूयान धीरे धीरे आगे चला गया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि तांग हुआन को कैसे पता चला कि शिकियान ही मास्टरमाइंड है, फिर भी वह बिना किसी संदेह के तांग हुआन की बात पर विश्वास करती थी। परिणामस्वरूप जब उसने शिकियान को देखा तो उसके सुंदर चेहरे पर हत्या की मंशा प्रकट हुई। ये देखकर तांग हुआन के चेहरे पर झिझक की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत अपने दिल को मजबूत किया और मूयान को नहीं रोका। यदि वे केवल नाराजगी रखते, भले ही वे अशिष्टता से बात करते, तो तांग हुआन को इसकी परवाह नहीं होती। लेकिन चूंकि उनका इरादा हत्या का था, इसलिए वे दुश्मन थे। तुम्हें अपने शत्रुओं पर दया क्यों करनी चाहिए? गु यंग, लीहे और बाकी लोग अभी भी बेहद गुस्से में थे और स्वाभाविक रूप से उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर कुछ महिलाएं इसे सहन नहीं कर पा रही थीं। क्या तुम अब भी हम सबको मारना चाहते हो? म्यूयान की बातें सुनकर न केवल शिकियान के चेहरे पर भाव बदल गए, बल्कि अन्य 3 युवकों के चेहरे पर भी बेकाबू भय के भाव प्रकट हुए। यद्यपि उनकी स्थिति गु यंग, लीहे और अन्य लोगों की तुलना में बहुत बेहतर थी, लेकिन वे स्पष्ट रूप से उनके सामने खड़ी लाल कपड़े पहने महिला के बराबर नहीं थे। जिस तरह से उस महिला ने पहले हमला किया था, उससे ये पता चल रहा था कि वह बहुत शक्तिशाली थी। जिस महिला पर पहले हमला हुआ था, उससे ये पता चलता था कि वह अत्यंत शक्तिशाली थी। यदि उसने उन्हें बेरहमी से मार दिया होता तो उनमें से कोई भी बच नहीं पाता। आप ठीक कह रहे हैं। म्यूयान ने शिकियान और अन्य लोगों की ओर उपहासपूर्वक देखा। बहुत सारे बेईमान लोग, अगर तुम लोग चले गए तो क्या तांग चेन अकेला नहीं हो जाएगा? म्यूयान एक कदम आगे बढ़ा। उसके कदम हल्के और ध्वनिहीन थे और उसका शरीर सुंदर और मनोहर था। हालांकि शिकियान और अन्य लोगों की नजरों में ऐसा लग रहा था मानो वे मौत को लगातार अपने करीब आते देख रहे हों। भाभी, प्लीज मेरी जान बख्श दो। इसका दोष मुझ पर नहीं लगाया जा सकता।
ये शिकियान का विचार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक वह कुछ कदम आगे बढ़ा और जमीन पर घुटने टेक दिए। शिकियान ने कहा कि बिग ब्रदर का हथियार एक स्तरित हथियार होने की अत्यधिक संभावना है। ये सच्ची आग की शक्ति को चरम पर पहुंचा सकता है और एक प्रतिशोधी आत्मा को भी मार सकता है। यह अत्यंत मूल्यवान है तथा हथियार परिशोधक के लिए बहुत उपयुक्त है। यदि हम इसे स्वर्गीय फोर्जिंग सिटी में भेज दें तो हम स्वर्ग की उस गौरवशाली बेटी का अनुग्रह प्राप्त कर सकेंगे। तो उसने फैटी टैंक से यहां आते समय बंदूक चुराने की योजना बनाई। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सारे प्रतिशोधी आत्माओं को मारने के बाद बिग ब्रो ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी होगी। इसके अलावा इतने सारे प्रेत के ध्वनि हमलों को सहने के बाद वह पहले से ही अपनी सीमा के अंत में पहुंच चुका है। कौन जानता है, हो सकता है कि वह उसे एक ही वार से मार डाले। उद्धरण चिन्ह। उसने ये भी कहा कि यदि हमें बंदूक चुराते हुए पकड़ा गया तो हम फैटी टैंक को बलपूर्वक लूटने देंगे। फिर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और खबर लीक होने से रोकने के लिए गुयंग, लीहे और अन्य लोगों को मार देंगे। भाई, ये वास्तव में शिकियान का विचार है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे कई बार मनाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही काले कपड़े पहने आदमी की हालत पॉपकॉर्न की तरह हो गई और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। जब गुयंग, लीहे और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे शिकियान को घूरने लगे। यहाँ तक कि कुछ युवा लड़कियां जो ये सब और अधिक नहीं देख सकती थीं, वे भी अब गुस्से से भर उठीं। इस समय शिकियान इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। जैसे ही उसके दाहिने हाथ ने तलवार की मूठ पकड़ी, उसने अपने दांत लगभग काट लिए। म्यूयान कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा, उसकी अभिव्यक्ति में जरा भी ढील नहीं आई। काले कपड़े पहने आदमी अतुलनीय रूप से भयभीत था और उसने तुरंत अपनी नजर तांग हुआन की ओर घुमाई और दुखी स्वर में कहा, बड़े भाई, मैं हूँ। काले कपड़े पहने आदमी ने अभी बोलना भी पूरा नहीं किया था कि लाल रिबन जिसने तांग चेन को मार डाला था अचानक म्यूयान की आस्तीन से निकलकर उसकी ओर चला गया। म्यूयान इतना हैरान हुआ कि वह तुरंत पलट गया और एक तरफ गिर पड़ा, लेकिन लाल रिबन छाया की तरह उसके पीछे पीछे चला आया और पलक झपकते ही उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गया। अचानक एक स्पष्ट दरार ध्वनि निकली और एक पल के बाद काले कपड़े पहने आदमी की आंखें खुली रह गईं। वह नीचे गिर गया और आगे नहीं हिला, जबकि म्यूयान की हथेली में लाल रिबन एक आत्मा सर्प की तरह हवा में घूम गया और शिकियान और अन्य दो की ओर तेजी से बढ़ा। वेब पर शीर्ष 10 पैसे कमाने वाले ऐप्स। ये कुछ अतिरिक्त नकदी बनाने का समय है। शीर्ष 10 पैसे कमाने वाले ऐप्स। ये कुछ अतिरिक्त नकदी बनाने का समय है। विश जॉब्स, भाई कियान, हम शिकियान के बाईं ओर एक दुबला पतला और कमजोर युवक घबराया हुआ था। हालांकि जैसे ही उसने ये कुछ शब्द कहे, उसका शरीर हवा में उछला और अनियंत्रित रूप से लाल रेशमी रिबन से टकराया, जिससे वह इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। ये पता चला कि शिकियान ही वह व्यक्ति था जिसने उसे कमर से पकड़ा और बाहर फेंक दिया। उसके साथ ही दाहिनी ओर बैठा युवक भी पीड़ित हुआ। ये दृश्य देखकर गुयंग, लीहे और बाकी सभी लोग अचंभित रह गए। जिस क्षण शिकियान ने उन दोनों को बाहर फेंका, वह तुरंत मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? हालांकि जैसे ही वह 10 मीटर से अधिक दूर भागा, उसने अचानक एक आवाज सुनी। शिकियान इतना डर गया था कि उसका दिल फटने वाला था, मानो वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। वह चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हारे पिता का नाम शिजोंगदा है। अगर तुम्हारे पिता तांग लाई भी होते तो भी वे तुम्हें इस समय नहीं बचा पाते। कुछ मीटर की दूरी पर म्यूयान की आकृति बिजली की तरह चली। उसका हाथ एक आत्मा सर्प की तरह था जो शिकियान की गर्दन की ओर दौड़ रहा था। उसके पीछे दो युवक पहले से ही जमीन पर थे। यह अज्ञात था कि वे मृत थे या जीवित थे। रुकना। लेकिन इसी समय एक विस्फोटक चीख सुनाई दी। ची। इसके तुरंत बाद उससे कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर एक आकृति दिखाई दी। उसने एक तीर चढ़ाया और बेंग ध्वनि के साथ तेज तीर काली रोशनी की एक लकीर की तरह आश्चर्यजनक गति से निकल गया। जहां भी यह गुजरता था, अंतरिक्ष उछलता था और एक तीखी सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करता था, जो कान के पर्दे फाड़ देने वाली प्रतीत होती थी। ध्यान से। घटनाओं के इस अचानक परिवर्तन से तांग हुआन के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। म्यूयान का सुंदर चेहरा भी बदल गया। इस समय अगर उसने तीरों की परवाह नहीं की तो शिकियान लाल रेशम में उलझकर मर जाएगी। हालांकि उसका शरीर भी बाणों से छेदा जाएगा। ऐसे बेशर्म व्यक्ति के साथ जीवन के बदले अपना जीवन देना उचित नहीं था। परिणामस्वरूप म्यूयान को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया, जबकि होंगलिंग ने खुद को काले तीर के चारों ओर लपेटते हुए पीछे की ओर लुढ़का दिया। हालांकि तीर में निहित शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। जैसे ही लाल रेशम ने उसे लपेटा, वह मुक्त हो गया और हवा में उड़ने लगा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। एक क्षण में तीर 20 मीटर दूर पहाड़ की दीवार में जा लगा। जोरदार धमाके के साथ धूल और रेत चारों ओर उड़ने लगी। जहां तीर गिरा था वहां 1 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। म्यूयान का शरीर तांग हुआन की ओर तैर गया। उसके नाजुक चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें बहुत दूर तक देख रही थीं और 10 मीटर की दूरी से धनुष पर तीर के साथ एक आकृति पहले ही निकल चुकी थी। यह एक 45 वर्षीय मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जो कवच पहने हुए था, एक लंबे धनुष को पकड़े हुए था। उसकी कमर पर एक तीर तरकश था और उसकी पीठ पर एक लंबा ब्लेड था।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे छायाचित्रों का एक और समूह दिखाई दिया। वे सभी बख्तरबंद सैनिक थे और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। चाचा झांग। इस विपत्ति से बचने के बाद शिकियान एक पल के लिए चकित रह गया। जब उसने उस अधेड़ व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह तुरंत आगे की ओर दौड़ा, मानो उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। झांग ये ली हे की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। ये शिजोंगदा के विश्वसनीय सहयोगी हैं, 1000 जनरल। ऐसा कहा जाता है कि वे स्टेज 7 मार्शल मास्टर हैं। क्या वह 2 लोगों के मैदान में नहीं था? वह यहाँ क्यों आया? झांग ये स्टेज 7 मार्शल मास्टर। उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन ने अपने दोनों हाथों से भाले को पकड़ लिया और अपनी भौहों के बीच भारी भाव लिए धीरे धीरे खड़ा हो गया। उस तीर की शक्ति को देखते हुए झांग ये नामक इस स्टेज 7 मार्शल मास्टर की ताकत शालोंग साम्राज्य के चूफैंग जितनी मजबूत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे निश्चित रूप से कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसके अलावा जब म्यूयान ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में था तब वह पहले ही शहर छोड़ चुका था, इसलिए जब उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तब भी वह बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़े गए प्रतीक का उपयोग कर सकता था। तांग हुआन के अनुमान के अनुसार ये प्रतीक संभवतः उस जादुई मनके के समान ही था जिसे मुये ने पहले इस्तेमाल किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि भले ही प्रतीक उसे दूर भेज सकता था, लेकिन उसके लिए म्यूयान और गुयंग को भी दूर भेजना असंभव था। यदि वह गायब हो गया तो इस चरण 7 मार्शल मास्टर के क्रोध को झेलने वाले निश्चित रूप से म्यूयान और गुयंग होंगे और वह ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। तांग हुआन ने आंखें मूंद ली, उसका मन तेजी से दौड़ने लगा। चाचा झांग, सौभाग्य से आप समय पर वहां पहुंच गए, अन्यथा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाता। इस समय शिकियान पहले ही झांग ये के सामने भाग चुका था और सदमे की स्थिति में था। युवा स्वामी चौंक गए। झांग यू ने उत्तर दिया, मुझे जनरल से इस ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर में कुछ खोजने के लिए आने का आदेश मिला था। जैसे ही मैं ड्रैगन स्प्रिंग टाउन पहुंचा, मैंने सुना कि यंग मास्टर 3 दिन पहले ही यहां आने के लिए रवाना हो चुके हैं, इसलिए मैं तुरंत यहां पहुंचा। सौभाग्य से यंग मास्टर सुरक्षित और स्वस्थ हैं, यदि नहीं तो मुझे जनरल से दोबारा मिलने में बहुत शर्म आएगी। अपने शब्दों के अंत में झांग यी का गड्ढेदार चेहरा अतुलनीय रूप से उदास हो गया। फिर उसने ठंडी सांस ली। मैं देखना चाहता हूं कि वे कहां से हैं। वे वास्तव में इतना दुस्साहस करते हैं और युवा स्वामी के लिए हानिकारक हैं। अपनी बात समाप्त करके झांग ये ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और शिकियुहे तथा 100 अन्य सैनिक उसके पीछे पीछे चले। जब वे तांग हुआन और बाकी लोगों से लगभग 10 मीटर दूर थे तो झांग ये वहीं रुक गया। 2 आंखें तांग चेन और बाकी लोगों की लाशों पर घूमी और फिर मुयान पर पड़ी। चाचा झांग, आप इस औरत को जाने नहीं दे सकते। शिकियान झांग यी के पास खड़ा था, तांग हुआन और मुयान को अत्यधिक घृणा से घूर रहा था और अपने दांत पीसते हुए बोला, तांग चेन और बाकी सभी को इस महिला ने मार डाला और इस आदमी को छोड़ा नहीं जा सकता। वे पति पत्नी हैं। पति और पत्नी। जैसे ही मैंने ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में प्रवेश किया, मैंने सुना कि दूसरे दिन की रात को एक विवाहित जोड़ा बच्चों के साथ शहर में हंगामा कर रहा था। उन्होंने न केवल शालोंग साम्राज्य के कई जनरलों को मार डाला, बल्कि वे चूफैंग से भी बच निकले। थोड़ी देर रुकने के बाद झांग ये ने धीरे से कहा, वह जोड़ा आप ही होंगे, है ना? ये सुनकर शिकियान, गुयंग, लीहे और बाकी सभी चौंक गए। जाहिर है उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तांग हुआन वास्तव में ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। खासकर गुयंग, उसकी तो आंखें ही निकल आईं। तांग हुआन और गुयंग एक दूसरे को कितने समय से जानते थे और वे पहले ही पति पत्नी बन चुके थे। ये सही है। तांग हुआन हल्के से मुस्कुराया। वह चूफैंग हमेशा से घमंडी और घमंडी रहा है और हर किसी को नीची नज़र से देखता है। ये तथ्य कि आप उसे इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, वास्तव में राहत की बात है। झांग ये मुस्कुराया। शिकियान चिंतित हो गया और अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन झांग ये के हाथ की लहर ने उसे रोक दिया। अगले ही पल झांग ये की आंखें ठंडी हो गईं। अगर हम कहीं और मिलते तो मैं तुम्हें जरूर ड्रिंक पिलाता, लेकिन अब मैं केवल इसके लिए खेद महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम दोनों को खुशी से मरने दूंगा। ये कहते हुए चाप ध्वनि के साथ उसकी पीठ पर लगी लंबी तलवार धीरे धीरे बाहर आ गई। चाचा झांग, जल्दी से उन्हें मार डालो। शिक्यूक्सी की अभिव्यक्ति बदल गई। शिकियान, क्या तुम अभी भी चेहरा चाहते हो? गुयंग अब खुद को रोक नहीं सकी और जोर से डांटते हुए बोली, उसने तुम्हें प्रतिशोधी आत्माओं के भारी घेरे से बचाया था। यह एक बात है कि आपने उसे पैसे नहीं चुकाए, लेकिन आपने वास्तव में तांग चेन को किसी का हथियार चुराने के लिए कहा था और यहां तक कि उसे चुप कराने के लिए हमें मारना भी चाहते थे। जनरल शी, आप जैसी चीज को कैसे जन्म दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। लीहे और कुछ अन्य युवक युवतियां भी इस बात से सहमत थे। शिकियान, तुम निर्दयी हो। इस समय वह पतला आदमी जिसे शिकियान ने दुश्मन को रोकने के लिए फेंका था, अचानक कराहते हुए बैठ गया। उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं। शिकियान, मैं इस मामले को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। दूसरे आदमी ने अपनी गर्दन रगड़ी और जाग गया। तुम दोनों। वह मरा नहीं। शिकियान डर से पीला पड़ गया। पहले तो उसने सोचा था कि वे दोनों मारे गए हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे सचमुच जीवित हो जाएंगे। झांग यू ने अचानक अपना सिर घुमाकर शिकियान की ओर देखा। उसकी आंखें तीखी तलवारों की तरह थीं और उसका भाव अस्थिर हो गया। उसके होंठ कई बार हिले, मानो वह कुछ समझाना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, झांग यी ने अपना सिर घुमाकर सामने देखा और उसकी आंखें तुरंत ही अत्यंत ठंडी हो गईं।
वह चिल्लाया, मारो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। जी श्रीमान, कुछ 100 सैनिकों ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया, जिससे सभी के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। तांग हुआन की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। वह देख सकता था कि ये लोग जो प्राचीन शहर ड्रैगन स्प्रिंग से बचकर आए थे, लिंग की परवाह किए बिना उनकी पहचान सरल नहीं थी। यदि इस मामले की खबर फैल गई तो शिकयान की बात तो छोड़िए, जो महान तांग साम्राज्य में रहना जारी नहीं रख सकता था, यहाँ तक कि उसके पिता शिजोंगदा को भी बुरी तरह से अपमानित किया जाएगा, या यहाँ तक कि फंसाया जाएगा। हालांकि अब जब उसने सभी को मार डाला था और दोष प्रतिशोधी आत्मा पर डाल दिया था, तो सभी छिपे हुए खतरे स्वाभाविक रूप से गायब हो गए। हे प्रभु, 1000 सेनापतियों, क्या महान पराक्रम है। लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक जोरदार आह निकली। इसने सैकड़ों लोगों की गड़गड़ाती चीखों को दबा दिया और पहाड़ी गुफा में धीमी गूंज सुनाई दी। कौन? झांग यी का चेहरा काला पड़ गया जब उसने अपनी बाईं ओर देखा। सभी लोग अवचेतन रूप से आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। उन्होंने बिना किसी पूर्व चेतावनी के दर्जनों मीटर दूर पेड़ों के बीच से एक आकृति को प्रकट होते देखा। उसका शरीर झुका हुआ था और उसने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था। बूढ़ा आदमी बहुत धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी। कुछ ही क्षणों में वह समूह से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। इसके अलावा, यद्यपि वह बहुत बूढ़ा था, फिर भी जब वह अपना हाथ उठाता था तो उसके शरीर से एक अत्यंत भयानक आभा निकलती थी, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती थी। आप कौन हैं? झांग्या ने एक बार फिर धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा। उसकी आंखें सियान रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी पर टिकी थीं और उसकी आंखों में गहरा भय झलक रहा था। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने सुना ही न हो, और पलक झपकते ही वह तांग हुआन के सामने पहुंच गया और उसने गहराई से झुककर कहा, युवा कुलीन वुयू, यह मामला इस बूढ़े नौकर पर छोड़ दो। ये देखकर न केवल झांग ये, शिकियान, लीहे और अन्य, बल्कि म्यूयान जो तांग हुआन से सबसे अधिक परिचित था, उसके चेहरे पर आश्चर्य और घबराहट थी। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या थी? दरअसल उनके सामने कोई व्यक्ति खड़ा था जो स्वयं को पुराना नौकर कह रहा था। इसके अलावा ये स्वयंभू सेवक संभवतः झांग यी से भी अधिक शक्तिशाली था और संभवतः 7वें क्रम का महान मार्शल मास्टर था। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां कोई और भी था जो उसकी पहचान नहीं जानता था? बड़े लू, तांग हुआन को आखिरकार होश आया और उसने कुछ आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? हरे रंग के कपड़े पहने ये बूढ़ा आदमी वास्तव में दादाजी लू था, जिसे शान शान ने उसे बुलाया था। उस समय वह मोडैन ही था जिसने मोये को पकड़ने में उसकी मदद की थी। तांग हुआन को जो पता था उसके अनुसार उसका असली नाम लू चेन था। वह यहाँ दिखाई दिया। क्या ये हो सकता है कि शान शान भी यहाँ आया था? जैसे ही तांग हुआन ने इसके बारे में फिर से सोचा, उसकी भौहों के बीच खुशी की एक झलक अचानक प्रकट हुई। ये बूढ़ा नौकर हमेशा युवा मालिक के साथ रहा है। लू चेन मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, तांग हुआन पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसे उसके शब्दों का मतलब समझ में आ गया। शान शान तलवार शिल्प घाटी में नहीं आया था, लेकिन लू चेन के यहाँ आने का कारण ये था कि जब से वे फ्यूरियस वेव्स सिटी से निकले थे, तब से वह हमेशा उनके साथ था। तुरंत ही तांग हुआन के हृदय की गहराइयों में गर्मजोशी की एक किरण उभरी। इस समय तक लू चेन पहले ही मुड़ चुका था और कदम दर कदम झांग ये की ओर चल पड़ा था। अन्य लोगों की नज़रों में लू चेन पहले की तरह आराम से टहल रहा था। हालांकि झांग ये की नज़र में उसके सामने का पतला और कमजोर शरीर एक पहाड़ की तरह राजसी था। उसके पैर जमीन पर पड़े, जिससे धरती हिलने लगी। अगले ही पल झांग ये के शरीर में क्यूई और रक्त में तेजी से उतार चढ़ाव होने लगा और वह एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लू चेन के प्रत्येक कदम के साथ झांग ये एक कदम पीछे हट जाता था। जब वे 9वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो झांग ये खुद को रोक नहीं सका और उसने मुंह में खून थूक दिया। चाचा झांग, आप। यह अजीब दृश्य देखकर शिकियान हैरान रह गया, लेकिन वह और कुछ नहीं पूछ सका। न केवल वह, बल्कि गुयांग, लीहे और कुछ 100 सैनिक सभी इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर दंग रह गए। ऐसी स्थिति भीड़ की जानकारी से पूरी तरह परे थी। स्टेज 7 के मार्शल मास्टर को बिना कोई हरकत किए ही खून की उल्टी करने पर मजबूर करने में सक्षम होने के लिए उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के ध्यान में आने से पहले ही बूढ़े व्यक्ति ने किसी रहस्यमय युद्ध कौशल का प्रयोग कर लिया हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक क्षण में ही संपूर्ण पर्वतीय गुफा में मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। तांग हुआन अपनी आंखों में आश्चर्य प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। जब वह फ्यूरियस वेव्स सिटी में था तो वह पहले से ही जानता था कि लू चेन एक अत्याचारी था। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए लू चेन की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक है। क्या वह शीर्ष स्तर के मार्शल मास्टर के बजाय 8वें स्तर का मार्शल लॉर्ड हो सकता है? तांग हुआन के पास म्यूयान के हाथ से लाल रेशमी रिबन पहले ही चुपके से वापस ले लिया गया था। तांग हुआन और लू चेन के बीच एक जोड़ी खूबसूरत आंखें घूम गईं, जो गहन जिज्ञासा से भरी थीं। हे प्रभु, क्या आप जानते हैं कि यह बूढ़ा आदमी अब कौन है? लू चेन वहीं रुक गया और संकुचित आंखों से मुस्कुराने लगा। आप हैं। झांग यी की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी, मानो उसने लू चेन की उत्पत्ति को पहचान लिया हो। हालांकि उन्होंने उन शब्दों को निगल लिया जो उनके मुंह तक पहुंचने ही वाले थे।
इसके तुरंत बाद झांग ये ने एक गहरी सांस ली, तांग हुआन की ओर देखा और अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा, फिर उदास चेहरे के साथ गुर्राया, चलो चलें। 1 मिनट रुको, सामान को पीछे छोड़ने में बहुत देर नहीं होगी। लू चेन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए धीरे से कहा। यह क्या है? झांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई। लू चेन मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप झांग ये को देखता रहा। दूसरी ओर झांग ये का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। उसके दाहिने हाथ का पिछला भाग जो तलवार के हैंडल को पकड़े हुए था, अचानक कड़ा और ढीला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमला करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। काफी देर बाद झांग ये ने अपने दांत पीसते हुए अपनी छाती से एक छोटा काला बैग निकाला और लू चेन की ओर फेंक दिया। चून की तुम इसे चाहते हो तो ले लो। लू चेन ने छोटा बैग लिया और संतोष से अपना सिर हिलाया। फिर उसने हाथ हिलाकर कहा, आप अब जा सकते हैं, लेकिन उसे यहीं रहना होगा। बोलते समय लू चेन ने शिकियान की ओर इशारा किया। चाचा झांग। शिकियान अचानक जाग गया और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह झांग ये की ओर दौड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ हिल पाता, एक सूखे हाथ के पंजे ने उसकी गर्दन पकड़ ली और तुरंत ही उसकी गर्दन से लेकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंड की एक लहर दौड़ गई। शिकियान का शरीर अकड़ गया और वह हिलने में असमर्थ हो गया। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और अनायास ही चिल्ला उठा, चाचा झांग, मुझे बचाओ। चाचा झांग, मुझे बचाओ। उसको छोड़ दो। झांग ये गुस्से में था, उसकी गर्दन की नसें उभर आई थीं। बूढ़े आदमी, हद से आगे मत बढ़ो। यह मत सोचो कि तुम उस जगह से आए हो। ये जनरल आपसे डरता है। चूंकि मामला ऐसा था तो लॉर्ड थाउजेंड जनरल्स ने कृपाण का उपयोग क्यों नहीं किया? लू चेन ने शांति से अपनी कृपाण लहराई। आप। झांग ये का चेहरा लाल हो गया था और वह भारी सांस ले रहा था। वह स्पष्टतः अत्यधिक क्रोधित था। उसका दाहिना हाथ हल्का सा कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रोक लिया और कोई हरकत नहीं की। इस बूढ़े आदमी को अपने जीवन में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, वह है इस तरह का बेशर्म व्यक्ति जो दयालुता के साथ खेलता है। चूंकि आज इस बूढ़े ने इसे देख लिया है, इसलिए मैं इसे हरगिज नहीं जाने दूंगा। लू चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया। चाचा झांग। शिकियान को कुछ आभास हुआ और वह दहाड़ने लगा। उसका सुंदर चेहरा निराशा से भर गया। उसी समय एक कर्कश ध्वनि गूंजी और लू चेन ने कुछ बल प्रयोग करके उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और शिकियान के शरीर को झांग ये की ओर फेंक दिया। झांग ये ने उसे उठाया और उस पर नजर डाली। उसका चेहरा मुड़ गया था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना हाथ हिलाया और गुफा से बाहर चला गया। पलक झपकते ही सैकड़ों लोग बिना किसी सुराग के गायब हो गए। हालांकि जैसे कि उसने कुछ तुच्छ काम किया हो, लू चेन मुस्कुराया और तांग हुआन की ओर मुड़ा। ली हे और बाकी लोगों ने ध्यानमग्न होकर अपनी सांसें रोक लीं। जब उनकी नज़र तांग हुआन पर पड़ी तो उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। न केवल उसके पास एक शक्तिशाली हथियार था जो प्रतिशोधी आत्माओं को मार सकता था, बल्कि उसके बगल में खड़े बूढ़े नौकर के पास भी ऐसी भयानक ताकत थी। सबसे पहले उसने झांग ये को अजीब तरीके से पीछे हटने के लिए मजबूर किया, फिर उसने झांग ये को एक वस्तु सौंपने के लिए मजबूर किया और अंत में झांग ये के सामने शिकियान को कुचलकर मार डाला। इससे भी अधिक अकल्पनीय बात यह थी कि यद्यपि झांग ये स्टेज 7 मार्शल मास्टर था, फिर भी उसने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस बूढ़े आदमी के पीछे छिपी शक्ति का डर था। काफी देर बाद पूरा इलाका शांत हो गया। केवल तांग हुआन, म्यूयान, गो यंग, लू चेन, लीहे और कुछ अन्य युवक युवतियां ही गुफा में रह गए तथा अपने पीछे हजारों धन्यवाद छोड़ गए। जिन 2 साथियों को शिकियान ने छोड़ दिया था, वे मारे नहीं गए थे, इसलिए उनके मुंह से सुनने के लिए कुछ बातें अधिक विश्वसनीय थीं। युवा स्वामी, आपकी पहचान उजागर हो गई है। लू चेन की बातें सुनकर तांग हुआन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। एल्ड लू, क्या वे लोग शालोंग साम्राज्य से हैं जिन्होंने रेनबो शॉक सेबर पाया था जिसे नष्ट करने का समय मेरे पास नहीं था, और वे ये निर्धारित करने में सक्षम हैं कि मैं तांग हुआन हूं? बिल्कुल। डुगुयान, जो परसों ड्रैगन स्प्रिंग टाउन से निकला था, उसे चूफैंग के आदमियों ने वापस ले लिया है। यदि आज की घटना न होती तो शालोंग साम्राज्य के लोग इतनी जल्दी यहाँ नहीं आते। हालांकि एक बार जब वे वापस लौटेंगे तो वे आज ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर में दिखाई दे सकते हैं। ये कहते हुए लू चेन मुस्कुराया। चूंकि डुगुयान ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में वापस आ गया है, इसलिए वहां उसके रास्ते में बाधा डालने वाली ताकत बहुत कम हो जाएगी। युवा स्वामी, इस वृद्ध सेवक के अनुसार अब गौरव महाद्वीप पर लौटने का सही समय है। वास्तव में तांग हुआन ने पहले तो अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, एल्डर लू, चूंकि मैं इस बार ड्रैगन स्प्रिंग विलेज में आया हूं, तो मुझे तलवार शिल्प घाटी में प्रवेश करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, अन्यथा कौन जानता है कि मैं फिर कब वापस आ पाऊंगा। ये बूढ़ा नौकर समझता है। लू चेन ने तांग हुआन से यह नहीं पूछा कि उसे तलवार शिल्प घाटी में क्यों प्रवेश करना पड़ा, लेकिन धीरे से कहा, युवा मास्टर, अगर हमें पता चला कि आप यहाँ हैं, तो डुगुयान निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आएगा। ये बूढ़ा नौकर आपको उसे 5 दिनों तक ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में रखने में मदद कर सकता है। इस समयावधि में यदि यंग मास्टर ने वह कर लिया है जो आप करना चाहते हैं, तो मुझे आशा है कि आप तलवार शिल्प घाटी से यथासंभव दूर रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद, एल्डर लू। तांग हुआन बहुत खुश हुआ और उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा। यदि ये केवल स्टेज 7 मार्शल मास्टर चू फैंग होता तो तांग हुआन को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती।
हालांकि अगर यह स्टेज आर्ट मार्शल लॉर्ड डुगुयान होता तो ये सिरदर्द होता। सौभाग्य से डुगुयान ने नहीं बल्कि चू फैंग ने उन्हें पिछली रात शहर की दीवार पर रोका था। अन्यथा तांग हुआन को उस ग्रैंड मास्टर बैच का उपयोग करना होगा जो बूढ़े व्यक्ति ने पीछे छोड़ दिया था। अभी के लिए यदि लू चेन प्रकट नहीं हुआ तो तांग हुआन ने योजना बनाई कि वह मुयान को गुयंग की रक्षा करने देगा और पहले भाग जाएगा, जबकि वह खुद झांग ये को रोक देगा। झांग ये की क्षमता चू फैंग की तुलना में बहुत कमजोर थी। तांग हुआन का मानना था कि भले ही वह उसका मुकाबला न कर सके, फिर भी उसे अपनी नौ यांग दिव्य भट्टी के साथ भागने में सक्षम होना चाहिए। भागने के बाद तांग हुआन ने यह भी योजना बनाई थी कि मुयान और गुयंग पहले निकलेंगे और फिर वह स्वयं तलवार शिल्प घाटी में प्रवेश करेगा। यहाँ तक कि अगर उसे ऐसे खतरे का सामना करना पड़े जिससे वह बचाव न कर सके तो भी वह ग्रैंड मास्टर के पदक के साथ भागने में सक्षम होगा। लेकिन अब जब लू चेन आ गया था तो चीजें बहुत सरल हो गई थीं। युवा मास्टर को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। लू चेन मुस्कुराया, समय बर्बाद नहीं होगा, ये बूढ़ा नौकर अब विदा लेगा। चूंकि युवा मास्टर तलवार शिल्प घाटी में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसे अपने साथ क्यों नहीं लाते। लू चेन ने झांग ये से लूटा हुआ काला बंडल सूये की ओर फेंका, फिर क्षितिज में गायब हो गया। जैसे ही लू चेन चला गया, म्यूयान अपनी खूबसूरत आंखों को झपकाए बिना नहीं रह सकी और तांग हुआन को ऊपर से नीचे तक नापने लगी। तांग हुआन, क्या ऐसा हो सकता है कि जब शालोंग साम्राज्य के राजकुमार शातु की हत्या हुई थी तो फ्यूरियस वेव सिटी में सभी अफवाहें सच थीं? हाँ तांग हुआन, वास्तव में आपके पास एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है जो हर तरह से आपकी रक्षा कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह वरिष्ठ व्यक्ति 7वें चरण का महान मार्शल मास्टर या 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड अवश्य होगा। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? ये सुनकर तांग हुआन ये सोचे बिना नहीं रह सका कि हंसे या रोए। ईमानदारी से कहूं तो एल्डर लू मेरे एक दोस्त के अनुयायी हैं। मैंने पहले तो सोचा था कि वह मेरे दोस्त के साथ फ्यूरियस वेव सिटी छोड़ चुका है, लेकिन किसने सोचा था कि वह अभी भी मेरे साथ होगा। तांग हुआन ने विलाप किया। यदि इस बार स्थिति बहुत खतरनाक न होती तो एल्डर लू ने शायद कभी खुद को प्रकट न किया होता। वह पहले की तरह ही चुपचाप छाया में छिपा हुआ था। क्या वह सच है? म्यूयान और गुयंग ने एक दूसरे को थोड़ा सा शंकित होकर देखा। बिल्कुल, तांग हुआन मुस्कुराया और काले बंडल को खोला। अंदर वास्तव में एक मोती और एक जैड का टुकड़ा था। वह मन का गोल और स्याही की तरह काला था, लगभग उसके पिछले जन्म की पिंगपोंग गेंद के आकार का। वह एक छोटे से ब्लैक होल जैसा दिख रहा था और जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग भी उसमें समा गया हो। जैड का टुकड़ा लगभग 3 अंगुल चौड़ा, 3 इंच लंबा और आधी अंगुल मोटा था। ये चमकीला, बर्फ की तरह सफेद और खंजर के आकार का था। आत्मा भक्षण मोती, अग्नि आत्मा तलवार की कुंजी, उद्धरण चिन्ह। ये देखकर म्यूयान तुरंत आश्चर्य से चिल्लाया। तांग हुआन के संदेह से भरे चेहरे को देखकर म्यूयान ने जल्दी से समझाया, ये आत्मा भक्षण मोती एक प्रकार की चीज है जो चूसने वाले की आत्मा बना सकती है। अंत में यहाँ भूत प्रेत आत्मा के परिवर्तन से ही बने थे। उनके शरीर पर आत्मा भक्षण ओक के साथ यदि कोई समस्या होती तो वे इसे सक्रिय करने के लिए वास्तविक क्यूई का उपयोग कर सकते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि झांग ही वास्तव में ऐसी चीज तैयार करेगी। इसके साथ तलवार शिल्प घाटी में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह, ये वास्तव में एक अच्छी वस्तु है। जब तांग हुआन ने यह सुना तो वह भी खिलखिलाकर मुस्कुराया। जब उन्होंने निर्वाण पवित्र अग्नि को उसकी चरम सीमा तक सक्रिय कर दिया और उसे बाहर प्रकट कर दिया तो यद्यपि वे प्रतिशोधी आत्माओं को भस्म कर सकते थे, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उनके हमले वास्तव में बहुत कष्टदायक थे। यहाँ तक कि अब तक भी तांग हुआन को चक्कर आने के कारण तेज दर्द महसूस हो रहा था। ये फ्लेम स्पिरिट स्वॉर्ड की भी एक अच्छी वस्तु है। म्यूयान की आंखें घूम गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ऐसा कहा जाता है कि तलवार शिल्प घाटी के ट्रू फायर पूल में एक बहुत छोटा सा झरना है। सच्ची अग्नि बीज ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा और वर्षों में इसने अतुलनीय रूप से कीमती सच्ची अग्नि आत्मा स्प्रिंग का उत्पादन किया जो तब वसंत के मुंह में इकट्ठा हुआ। भले ही वह सच्ची अग्नि आत्मा झरना केवल एक छोटा सा कौर हो, ये व्यक्ति की वास्तविक क्यूई को बहुत बढ़ा सकता है, जिससे उसकी साधना में वृद्धि हो सकती है। यदि और भी अधिक सच्ची अग्नि आत्मा वसंत होते तो व्यक्ति की साधना को उच्चतर क्षेत्र तक ले जाना आसान होता। सामान्यतः उस स्प्रिंग को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और यहां तक कि उसे डबल सील भी किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, ये फायर स्पिरिट स्वॉर्ड कुंजी झरने को खोलने की कुंजी है। तस्क, ऐसा लगता है कि झांग ये वास्तव में शी झोंगदा के विश्वसनीय सहयोगियों में से एक है। अन्यथा शी झोंगदा ने उसे आत्मा भक्षण मोती और अग्नि आत्मा तलवार कुंजी नहीं सौंपी होती। दुर्भाग्यवश ये अग्नि आत्मा तलवार उनमें से एक है। ये केवल स्प्रिंग की बाहरी परत को खोलने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि झरने की भीतरी परत में मौजूद स्प्रिट झरने का पानी बाहरी परत के पानी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होता है। ये कहते हुए म्यूयान ने अफसोस से आह भरी, लेकिन इसके तुरंत बाद वह मुस्कुराए। भले ही आप केवल बाहरी परत को खोलें, आपको बहुत सारा सच्चा अग्नि आत्मा झरना जल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार यह अतीत की तरह नहीं है। हो सकता है कि स्प्रिंग वाटर की बाहरी परत लंबे समय से नहीं खोली गई हो। इसके अलावा संभावना बहुत अधिक है
यदि नहीं तो शिजोंगदा को झांग जुए को इस स्थान पर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तांग हुआन, लगता है तुम बहुत भाग्यशाली हो। उद्धरण चिन्ह। उस स्थिति में हमें उस साथी शिकियान को धन्यवाद देना होगा। यदि वह ऐसा न करता तो भले ही एल्डर लू को पता होता कि झांग या के पास फायर स्पिरिट स्वॉर्ड की है तो शायद वह उसे इसे सौंपने के लिए मजबूर नहीं करते। तांग हुआन हंसा, वह बहुत उत्साहित था। मुझे लगता है कि सबसे अधिक धन्यवाद उसे नहीं बल्कि मुझे दिया जाना चाहिए। ठीक इसी समय गुयंग अचानक हंस पड़ा और तांग हुआन और म्यूयान की हैरान निगाहों के सामने उसने भी अपनी छाती से एक काला पैकेज निकाला। परत दर परत खोलने पर वास्तव में वहां एक सफेद जेड स्लिप थी जिसका आकार बाकी के समान ही था। रात अंधेरी थी। फुट विज विज ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर की छाया में तांग हुआन, म्यूयान और गुयंग ऐसे तीर की तरह थे जो खंडहरों के बीच तेजी से उड़ते हुए अपने धनुष की डोरी से निकल गए थे। अब भी कुछ घंटों के बाद तांग हुआन और म्यूयान के दिलों में अभी भी कुछ सदमा बाकी था। गुयंग ने जो वस्तु निकाली वह भी फायर स्पिरिट स्वॉर्ड की थी। लू चेन ने झांग ये से पहली फायर स्पिरिट तलवार कुंजी छीन ली थी और गुयंग ने तुरंत दूसरी फायर स्पिरिट तलवार कुंजी छीन ली। ये बहुत बड़ा संयोग था। दो तलवार की चाबियों की मदद से वह स्प्रिंग को पूरी तरह से खोलने में सक्षम हो सकेगा। इसका मतलब यह था कि उस समय वह वसंत में सभी ट्रू फायर स्पिरिट फाउंटेन पर कब्जा कर सकता था। तलवार शिल्प घाटी को दर्जनों वर्षों से छोड़ दिया गया था और सच्चे अग्नि तालाब में आग की लपटें अभी भी जल रही थीं। झरने के अंदर एकत्रित सच्ची अग्नि आत्मा झरने के पानी की मात्रा संभवतः अत्यंत चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। जब उसने उस तरह की स्थिति के बारे में सोचा तो न केवल तांग हुआन और उसकी पत्नी बल्कि खुद गुयंग भी बेहद उत्साहित थे। और जब तांग हुआन ने गुयंग से पूछा तो उसे पता चला कि वह ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर में आया था और प्रतिशोधी आत्माओं द्वारा घेर लिया गया था। इसका कारण अग्नि आत्मा तलवार कुंजी थी। उस समय फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर वे मार्शल योद्धा जो लंबे समय से तांग हुआन और म्यूयान की खोज कर रहे थे, उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वे धीरे धीरे तितर बितर हो गए थे। वह गूफी और तांग सी भी स्टार ओशन कॉमर्स के एक समूह का पीछा करते हुए फीनिक्स शहर वापस आ गए थे। उस समय उसने वास्तव में गूफी, तांग सी और अन्य लोगों के साथ गौरव महाद्वीप पर लौटने की योजना बनाई थी। हालांकि जाने से एक दिन पहले उनकी मुलाकात कुलीन कबीले के शिष्यों के एक समूह से हुई जो प्रशिक्षण के लिए ग्रेट तांग साम्राज्य के गॉड डाउन शहर से आए थे, जैसे कि शिकियान, तांग चेन, लॉन्ग हिंग, वांग शी और लू जियान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु यंग इन सभी लोगों को जानती थी, लेकिन जिस व्यक्ति से गु यंग सबसे अधिक परिचित थी वह था लॉन्ग हिंग। शिकियान एक महान जनरल का बेटा था, तांग चेन एक महान ड्रैगनिया का बेटा था और लॉन्ग हिंग का जन्म भी गॉड डाउन शहर में एक शक्तिशाली परिवार में हुआ था। गु यंग को उन युवा मास्टर्स और युवा युवतियों के समूह की परवाह नहीं थी जो उस समय प्रशिक्षण को आनंद के रूप में लेते थे। लेकिन उस रात लॉन्ग हिंग चुपके से उसके पास आया और उसे फायर स्पिरिट स्वॉर्ड की दिखाई जो उसने उसके घर से चुराई थी। उन्होंने उसे तलवार शिल्प घाटी में आने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह देख सके कि क्या वह सच्ची अग्नि आत्मा वसंत प्राप्त कर सकता है। सच्ची अग्नि आत्मा स्प्रिंग के संबंध में कौन से मार्शल योद्धाओं को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। गु यंग, जो आध्यात्मिक चक्र के तीसरे चरण को संक्षिप्त करने और 2 दिनों से भी कम समय में छठे चरण के मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ने में कामयाब रहे, कोई अपवाद नहीं थे। लॉन्ग हिंग को यह भी स्पष्ट रूप से पता था कि उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए तलवार शिल्प घाटी में प्रवेश करना बहुत खतरनाक होगा, जिसे एक बिगड़ेल बच्चे ने पाला था और जिसे लगभग कोई वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं था। इसलिए जब वह परिचित और शक्तिशाली गु यंग से मिले तो लॉन्ग हिंग ने तुरंत उन्हें निमंत्रण भेजा। दूसरे दिन गु यंग उनके साथ शामिल हो गई और गूफी को तांग सी को सौंप दिया तथा उससे अनुरोध किया कि वह उसे फ्यूरियस वेव सिटी में वापस ले आए। आखिरकार गूफी ने अपने शरीर पर 2 फीनिक्स पंख रखे और उसे अकेले लौटने के लिए कहा, इसलिए गु यंग को असहजता महसूस हुई। फीनिक्स शहर से निकलकर ड्रैगन स्प्रिंग टाउन की ओर बढ़ते हुए रास्ते में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। एक बार जब वे ड्रैगन स्प्रिंग टाउन पहुंच गए तो वे ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन टाउन क्यों नहीं जा सकते थे। हालांकि वे पहले ही अपने साथ कई रक्षकों को लाए थे, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से कुलीन परिवार के शिष्यों के समूह ने दर्जनों मार्शल योद्धाओं को काम पर रखा था। ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर में पहुंचने के बाद उन्हें एक भी प्रतिशोधी आत्मा का सामना नहीं करना पड़ा। अंततः वह आसानी से तलवार शिल्प घाटी से बाहर निकलने में सफल हो गया। उसके बाद गु यंग और लॉन्ग हिंग चुपचाप समूह से बाहर निकल गए और ट्रू फायर पूल की ओर चल पड़े। कुछ प्रयोगों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि फायर स्पिरिट स्वॉर्ड की स्प्रिंग को बिल्कुल भी नहीं खोल सकती। वे दोनों निराश हो गए, लेकिन जैसे ही वे लौटने वाले थे तलवार शिल्प घाटी से कई प्रतिशोधी आत्माएं बाहर निकल आईं। दोनों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और अंततः घेरे से बाहर निकल आए। वे सफलतापूर्वक भागकर सभी से मिलने वापस आ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनका पीछा करने वाली तामसिक आत्माओं को भगाने के लिए एक साथ काम करने के बाद लोगों के इस समूह ने, जिन्होंने कभी किसी प्रकार के प्रशिक्षण का अनुभव नहीं किया था, वास्तव में तलवार शिल्प घाटी की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के सनकी विचार रखे। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते और अधिक भूत प्रेत प्रकट हो गए और समूह को घेर लिया। जिन मार्शल योद्धाओं को आमंत्रित किया गया था उनके पास बहुत अनुभव था, उनमें से अधिकांश भूतों के आने से पहले ही भाग निकले थे।
हर कोई ऐसे दौड़ा जैसे उनकी जिंदगी उस पर निर्भर हो। रास्ते में लोगों की संख्या कम होती गई, यहाँ तक कि लॉन्गहेंग खुद भी प्रतिशोध की भावना से टूट गया। गु यंग ने भी सुविधाजनक ढंग से अपनी फायर स्पिरिट स्वॉर्ड की उठा ली। इसके कुछ समय बाद गु यंग, शिकियान और बाकी लोग जो पूर्ण विनाश के कगार पर थे, उन्हें तांग हुआन ने बचा लिया। अब जब वह ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर में लौट आया था, गु यंग पहले से ही बहुत अधिक सहज महसूस कर रहा था। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास आत्मा भक्षण करने वाला मोती था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके साथी तांग हुआन और म्यूयान थे। रात होने के बाद प्राचीन शहर और भी अधिक भयावह और डरावना लगने लगा। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी प्राचीन शहर में एक भी प्रतिशोधी आत्मा नहीं देखी गई। वे तीनों रास्ते में चलते रहे। काफी देर के बाद उसके सामने अंधेरे में एक हल्की सी लौ चमक उठी। वे जितना आगे बढ़ते गए, आग का गोला उतना ही अधिक चमकीला होता गया। कुछ देर तेजी से आगे बढ़ने के बाद एक बड़ी पत्थर की इमारत धुंधली सी उसकी दृष्टि में आई। टैबलेट बिल्डिंग पर तलवार शिल्प घाटी शब्द स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। तांग हुआन, म्यूयान और गु यंग की गति अंततः धीमी हो गई और वे और भी अधिक सतर्क हो गए। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व पत्नी के साथ जो हुआ वह बहुत दुखद है। गाई फिएरी की त्रासदी से हमारा दिल टूट गया। इस स्मारक टॉवर को देखने का मतलब था कि वे पहले ही लोंगक्वान के प्राचीन शहर से गुजर चुके थे और वास्तव में तलवार शिल्प घाटी के क्षेत्र में कदम रख चुके थे। ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर में कोई प्रतिशोधी आत्माएं नहीं थीं, जिसका मतलब था कि सभी प्रतिशोधी आत्माएं पहले से ही तलवार शिल्प घाटी में एकत्र थीं। हालांकि उसे इसका कारण नहीं पता था, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। एकत्रित हुए भूत प्रेत बिखरे हुए भूत प्रेतों से भी अधिक खतरनाक थे। मुयान, तांग हुआन ने पलक झपकते ही मुयान को देखा। म्यूयान ने चुपचाप समझ लिया और आत्मा भक्षण करने वाला गोला अपने हाथ में ले लिया। प्रकाश अधिकाधिक उज्ज्वल होता गया। उनके सामने आग की लपटें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं, जबकि आसपास की वनस्पतियां लगातार कम और छोटी होती जा रही थीं। 100 मीटर के बाद सभी पौधे गायब हो गए थे और दृश्य उनकी दृष्टि रेखा में स्पष्ट हो गया। कई 100 मीटर दूर पांग शुओ की गोलाकार वेदी के तीसरे स्तर पर आग का एक विशाल गोला आकाश में उठ रहा था, जिससे आसपास का वातावरण इस प्रकार प्रकाशित हो रहा था मानो दिन का समय हो। गोल वेदी छोटी होती गई और प्रत्येक परत लगभग 2 मीटर ऊंची थी। चौड़ी सीढ़ियां जमीन से ऊपर की मंजिल तक फैली हुई थीं। दूर से देखने पर यह गोलाकार वेदी एकदम साफ दिखती थी, मानो इसे जेड के किसी बहुत बड़े टुकड़े से तराशकर बनाया गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि गोलाकार वेदी के शीर्ष तल का मध्य क्षेत्र एक अर्ध गोलाकार गहरे तालाब में खोदा गया है। सबसे गहरा हिस्सा वास्तव में जमीन के करीब था। पूल के तल पर उसे एक गोल लाल गेंद दिखाई दी जो और भी गहरे रंग की थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें गहरे तालाब से निकलकर आग के गोले से ऊपर उठ रही हों और दर्जनों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रही हों। संपूर्ण गोलाकार वेदी आग की लपटों से प्रकाशित हो गई तथा वह लाल हो गई तथा जेड की तरह चमकदार और पारदर्शी दिखाई देने लगी। सच्चा अग्नि तालाब। तांग हुआन का दिल उछल पड़ा, वह वास्तव में उत्साहित था। गोल तालाब के तल पर लाल गेंद निश्चित रूप से सच्ची आग का अग्नि बीज था। इसे इस महाद्वीप पर उपकरण विधि का स्रोत कहा जा सकता है, और यह भी कारण है कि मानव कबीला इतना मजबूत था। ये वास्तव में इसके अस्तित्व के कारण ही था कि अनगिनत वर्षों में एक के बाद एक अनगिनत हथियार परिशोधक प्रकट हुए। ये भी अपने अस्तित्व के कारण ही था कि मानव कबीला सभी प्रकार के शक्तिशाली हथियारों को बनाने में सक्षम था और दो महान जातियों, दानव कबीले और तियान कबीले के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम था। म्यूयान की आंखें चमक उठीं और उसके खूबसूरत चेहरे पर भी उत्साह की एक ऐसी ही झलक उभर आई। दूसरी ओर गु यंग पहले भी एक बार आ चुकी थी, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति शांत मानी जा सकती थी। हालांकि जियाओ बुदियन और रेनबो स्पिरिट माउस अपने सिर को बाहर निकालने और उत्सुकता से चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। यहां तक कि फैंग मिंग ने भी अपना सिर म्यूयान के कंधे पर रख दिया, उसकी आंखें चमक रही थीं। अब सावधान रहो, प्रतिशोधी आत्माएं कभी भी प्रकट हो सकती हैं। गु यंग तांग हुआन के कान के पास झुकी और फुसफुसाई। पिछली बार जब वह और लॉन्गहेंग ट्रू फायर पूल में आए थे तो आसपास का माहौल पूरी तरह शांत था। हालांकि जब वे दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक आसपास 20 से अधिक प्रतिशोधी आत्माएं प्रकट हुईं। तांग हुआन ने सिर हिलाया, उसने गहरी सांस ली और शांत हो गया। चल दर, धीमी आवाज में गुर्राहट के साथ तांग हुआन ने अपने हाथों में लंबा भाला लिया और बिजली की तरह आगे की ओर फेंका। भाले पर यह अभी भी चमक रहा था। तांग हुआन ने इसे नहीं छिपाया। प्रतिशोधी आत्माएं मनुष्यों की तरह नहीं थीं जो देखने के लिए केवल अपनी आंखों पर भरोसा कर सकती थीं, वे जीवित प्राणियों के अस्तित्व का न्याय करने के लिए अपनी इंद्रियों पर निर्भर थे। म्यूयान और गु यंग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे तथा 3 व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही क्षण में वे तीनों सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर गोल वेदी के सामने पहुंच गए। हालांकि यह ट्रू फायर पूल के बेहद करीब था, फिर भी उसे थोड़ी सी भी गर्मी महसूस नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता था कि गोल वेदी ज्वाला द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को चूषण तक वापस पहुंचाने में सक्षम थी। वे तीनों गोल वेदी तक नहीं गए। इसके बजाय वे एक गोलाकार चक्कर लगाते हुए सीधे गोल वेदी के पीछे पहुंच गए। गोल वेदी कुछ 100 मीटर आगे थी। वहां अंधेरा था और कोई प्रकाश नहीं था। यद्यपि यह शांत था, फिर भी इससे अनायास ही हृदय कठोर हो जाता था।
तलवार शिल्प घाटी एक विशाल जानवर की तरह लग रही थी जो एक मानव को निगलने वाला था। उसने अपना खूनी मुंह खोला और शिकार के आने का इंतजार करने लगा, और सच्चा अग्नि तालाब उस विशाल जानवर के मुंह पर रखे चारे की तरह था। यदि कोई भी उसके पास जाता तो प्रलोभन के कारण वह किसी भी समय विशाल जानवर द्वारा निगल लिया जा सकता था। अब जब वह चारे के पास खड़ा था तो उसे उससे भारी दबाव महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि आत्मा भक्षण मोती की उपस्थिति के बावजूद गु यंग, जो पहले प्रतिशोधी आत्मा से घिर चुकी थी, फिर भी थोड़ा घबरा गई। घंटी के आकार की 2 आंखें घने काले वातावरण को ध्यान से देख रही थीं, और उसके हाथों की हथेलियों से पसीना निकल रहा था जिनमें ज्वलंत लाल तलवार थी। म्यूयान की पीठ भी गोलाकार वेदी की ओर थी और उसकी दोनों आंखें लगातार अपने आसपास का निरीक्षण कर रही थीं। इस समय न केवल उसके बाएं हाथ में आत्मा भक्षण मोती था, बल्कि उसके दाहिने हाथ में लाल रिबन पहले से ही थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। उन दोनों के पीछे तांग हुआन ने पहले ही अपना भाला नीचे रख दिया था। उसके सामने वेदी की चिकनी गोल दीवार पर, जिसका व्यास लगभग 3 फीट था, बारीक और जटिल रेखाएं उभरने वाली लग रही थीं। इस छोटे से क्षेत्र के मध्य में एक उथली तलवार के आकार की नाली थी। ये रहा। बिना किसी हिचकिचाहट के तांग हुआन ने पहली अग्नि आत्मा तलवार कुंजी को, जिसे उसने बहुत समय पहले पकड़ लिया था, एक खांचे में रख दिया। दोनों चाबियां एक ही आकार की थीं, लेकिन उन पर बने पैटर्न में बहुत स्पष्ट अंतर था। यदि तलवार की केवल एक ही चाबी होती तो वे कुछ भी पता नहीं लगा पाते, लेकिन यदि 2 को एक साथ रखा जाता तो ये बताना बहुत आसान होता, क्योंकि यदि कोई प्रत्येक तलवार की चाबी पर रेखाओं को ध्यानपूर्वक पहचानता तो वह ये निर्धारित कर सकता था कि यह एक तेजतर्रार चरित्र है। पहला शब्द था अग्नि और दूसरा शब्द था आत्मा। दूसरी चाबी स्पष्टतः पहली मुहर नहीं खोल सकती थी। इसके विपरीत स्थिति अब भी वैसी ही थी। ये स्पष्ट था कि लॉन्ग हेंग को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और उसके परिवार के स्वामियों ने भी शायद उसे इसके बारे में कभी नहीं बताया था। अन्यथा वह दूसरी फायर स्पिरिट स्वॉर्ड की चुराकर उसे परखने के लिए स्वॉर्ड क्राफ्टिंग वैली में आने की कोशिश न करता, और न केवल अपनी जान गंवाता, बल्कि फायर स्पिरिट स्वॉर्ड की जैसा खजाना भी प्राप्त कर लेता। यदि उसके परिवार के बड़े बुजुर्गों को इस बारे में पता चल जाता तो वह इतना क्रोधित हो जाता कि उसे खून की उल्टी आ जाती। बस जिस क्षण अग्नि आत्मा तलवार कुंजी को खांचे में रखा गया, तलवार कुंजी और गोल वेदी पर आसपास की रेखाएं जीवंत हो उठीं। वे तेजी से जुड़ गए और अगले ही पल एक चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ी। आवाज तेज तो नहीं थी, लेकिन इस मौत भरी खामोशी भरी रात में यह असामान्य रूप से कानों को चुभने वाली लग रही थी। बकवास। तांग हुआन, म्यूयान और गु यंग सभी थोड़ा हैरान थे। उन तीनों में से यहाँ तक कि म्यूयान, जिसे फायर स्पिरिट स्वॉर्ड की सबसे अधिक समझ थी, वह जानता था कि यह चीज सच्चे फायर पूल के झरने के मुंह को खोल सकती है, लेकिन उसे विवरण नहीं पता था। स्वाभाविक रूप से उन्हें यह नहीं पता था कि इस प्रक्रिया के दौरान अचानक ऐसी आवाज निकलेगी। इस हंगामे के साथ तलवार शिल्प घाटी से प्रतिशोधी आत्माएं संभवतः तुरंत यहां आकर्षित होंगी। हाँ, जैसी कि उम्मीद थी, दूर से एक तेज चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद, जहां तक सच्ची अग्नि की लपटों के प्रकाश से आंखें देख सकती थीं, काली आकृतियां भूतों की तरह बिजली की गति से तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। तांग हुआन का दिल घबरा गया और उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं, गोल वेदी की ओर देखा। रेखाओं से भरे क्षेत्र में वास्तव में एक चौकोर आकार का छेद दिखाई दिया था। अग्नि आत्मा तलवार कुंजी अपनी मूल स्थिति में तैर रही थी, चमकदार लाल प्रकाश के साथ चमक रही थी। गुफा की भीतरी दीवार पर भी कई घनी रेखाएं थीं। भीतरी दीवार के मध्य में एक तलवार के आकार का खांचा था जो अत्यंत आकर्षक था। भीतरी दीवार के निचले भाग में एक बेसिन के आकार का छेद था जो लगभग आधा फुट गहरा था। गड्ढे के अंदर लगभग 1 उंगली की गहराई जितनी चमकदार और पारदर्शी लाल तरल की एक परत देखी जा सकती थी। ये पहले से अज्ञात था कि यह लाल था या नहीं, लेकिन सच्ची अग्नि से परावर्तित होने पर इसका रंग पता चला। गड्ढे के तल पर एक टोंटी जैसा उभार था, लेकिन छेद को बंद कर दिया गया था। सच्ची अग्नि आत्मा वसंत। तांग हुआन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी कमर से बंधी लौकी को नीचे उतारा, और जब उसने छेद के बगल में रखी लौकी से कॉक खींचा तो एक चमकदार लाल तरल पदार्थ निकला और लौकी में बह गया। लॉन्ग हेंग अपने साथ उनमें से 3 को लाया था, वह भी ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग की स्थापना के लिए। उसके मरने के बाद लौकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन तलवार शिल्प घाटी में लौटने के बाद उसने उन्हें संयोगवश पाया था। दर्जन भर से अधिक प्रतिशोधी आत्माएं शार्क की तरह थीं, जिन्होंने खून की गंध सूंघ ली थी और वे उसे घेरकर चीखने लगीं। गु यंग के हाथ में मौजूद विशाल तलवार गर्मी के कारण पहले से ही लाल चमक छोड़ रही थी। उसकी आंखें उन भूतों पर टिकी थीं जो पहले से ही उससे 10 मीटर दूर थे, और अपने बाएं हाथ से म्यूयान ने आत्मा भक्षण मोती को ऊपर उठा लिया। असली क्यूई मोती में प्रवेश कर गई और अरबों काली रोशनियां लगातार फूटने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन प्रतिशोधी आत्माओं को उसकी उपस्थिति का आभास हो गया हो और उन्होंने अचानक चलना बंद कर दिया हो। वे म्यूयान के हाथों में आत्मा भक्षण करने वाले ओब से आशंकित होने लगे, लेकिन वे तितर बितर भी नहीं हुए। वे अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और पंजे दिखाते हुए चिल्लाते हुए आसपास घूमते रहे। ये देखकर गु यंग और म्यूयान ने राहत की सांस ली। हालांकि ये सभी प्रतिशोधी आत्माएं आत्मा के रूप थीं। मांस शरीर की सहायता के बिना एक बार जब उन्हें आत्मा भक्षण मोती जैसी कोई चीज मिल जाती जो आत्माओं को खा सकती थी,
तो वे स्वाभाविक रूप से उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि आत्मा भक्षण ओब सर्वशक्तिमान नहीं था। लोंगक्वान प्राचीन शहर में दिन के समय हमले में भाग लेने वाली आत्माएं तांग हुआन के ड्रैगन फीनिक्स भाले से निकलने वाली गर्मी से स्पष्ट रूप से भयभीत थीं। लेकिन थोड़ी देर बाद तलवार शिल्प घाटी की दिशा से एक चीख आई, जो उन्हें मौत के डर के बिना अपने हमले जारी रखने के लिए प्रेरित कर रही थी। वर्तमान में तलवार शिल्प घाटी में जब तक कोई लंबे समय तक वहां रहेगा, दिन नहीं होगा, ये निश्चित रूप से होगा। परिणामस्वरूप गु यंग और म्यू यान को जरा भी राहत नहीं मिली। तांग हुआन की हरकतों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जब मुंह से कोई सच्चा अग्नि आत्मा फव्वारा बहना बंद हो गया, तो तांग हुआन ने तुरंत ढक्कन को छेद में वापस लगा दिया और दूसरी अग्नि आत्मा तलवार कुंजी को गुफा की दीवार पर तलवार के आकार के खांचे में रख दिया। बस लाल रोशनी बिखर गई और एक और चीखने जैसी आवाज निकली। जब तांग हुआन लौकी का मुंह भरने और दूसरी लौकी को नीचे उतारने वाला था, तो लाल प्रकाश गायब हो गया। अग्नि आत्मा तलवार कुंजी अभी भी अपनी मूल स्थिति में तैर रही थी, जबकि गुफा में पहले से ही एक ऊंचा छेद दिखाई दे रहा था। छेद के तल के बाहर की ओर एक बंद टोंटी भी थी। हाँ, तभी तलवार बनाने वाली घाटी के अंदर से एक अत्यंत तीखी चीख निकली। ऐसा लग रहा था जैसे संगीत का स्वर एक पदार्थ में संघनित हो गया हो, एक तीक्ष्ण सुई की तरह, जो तुरंत शून्य को भेदती हुई, निर्दयतापूर्वक कानों में चुभती हुई, मन को विचलित कर देती है। लगभग उसी समय जब उसने यह आवाज सुनी, आसपास भटकती तामसिक आत्माएं तुरंत बेचैन हो गईं और उनकी चीखें गूंजने लगीं। ये फिर से यहाँ है। गु यंग का चेहरा काला पड़ गया, जबकि उसका हाव भाव भी थोड़ा बदल गया। उसकी दाहिनी हथेली पर बंधा लाल रिबन सीटी बजाता हुआ उसके सामने हवा में तेजी से लहरा रहा था। इसके तुरंत बाद उन प्रतिशोधी आत्माओं ने आत्मा भक्षण करने वाले ओब के प्रति अपने भय को दबा लिया और उस ओर दौड़ पड़े। हालांकि जब वे म्यूयान से 5 मीटर के भीतर थे, तो काली आभा के रेशे प्रतिशोधी आत्मा के शरीर से अलग होने लगे और लगातार आत्मा भक्षण मोती में प्रवेश करने लगे। वे आत्मा भक्षण करने वाले मोती के जितना करीब पहुंचे, उतनी ही अधिक काली आभा उन्होंने प्रतिशोधी आत्मा के शरीर से अलग कर ली। तीखी चीखें लगातार सुनी जा सकती थीं क्योंकि प्रतिशोधी आत्मा अत्यधिक पीड़ा में लग रही थी। म्यूयान और गु यंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। जब प्रतिशोधी आत्मा चिल्ला रही थी, तो वे दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, विशेष रूप से म्यूयान, जो आत्मा भक्षण मोती पकड़े हुए था। जब वे म्यूयान से केवल 2 मीटर की दूरी पर थे, तो प्रतिशोधी आत्मा का पहला भाग आत्मा भक्षण ओब को चूसने का विरोध नहीं कर सका और उसे अपनी पूरी ताकत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। म्यूयान, एक आत्मा वसंत होने का नाटक करो। तांग हुआन की आकृति हिली और म्यूयान के बगल में प्रकट हुई। उसने शेष 2 खाली लौकी आगे बढ़ा दी और फिर उसके हाथों से आत्मा भक्षण करने वाला गोला छीन लिया। म्यूयान एक क्षण के लिए झिझका, फिर लौकी उठाकर वापस भाग गया। उसने एक लौकी खोली और उसे छेद के मुंह के नीचे रख दिया। जैसे ही कॉक को बाहर निकाला गया, उसके अंदर से और भी अधिक गाढ़ा लाल तरल पदार्थ बाहर निकला, जो एक धार की तरह बहने लगा। म्यूयान की पीठ पर फैंगमिंग की 2 बड़ी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी छोटी जीभ उसके होठों के कोने को चाटने से खुद को रोक नहीं पाई, मानो वह लार से लथपथ हो। हाँ, वास्तविक क्यूई के सक्रियण के तहत आत्मा भक्षण मोती ने सभी दिशाओं में काली रोशनी उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही तांग हुआन ने प्रतिशोधी आत्माओं की चीख पुकार से उत्पन्न 5 से 6 ध्वनि हमलों को सहन कर लिया। हालांकि यह उतना गंभीर नहीं था। आत्मा भक्षण करने वाले ओब के कारण होने वाला दर्द उतना तीव्र नहीं था जितना तब था जब हथियार प्रतिशोधी आत्मा के शरीर में प्रवेश किया था। आगे बढ़ते और पीछे हटते हुए प्रतिशोधी आत्माएं ज्वार की तरह आगे बढ़ीं। कुछ ही देर में भूतों का पहला भाग कई भागों में बदल चुका था। वे स्पष्ट रूप से आत्मा भक्षण करने वाले ओब से अत्यधिक भयभीत थे, लेकिन उन्होंने शुरू से ही इसे नहीं रोका। फिलहाल आत्मा भक्षण ओब अभी भी प्रभावी है। गु यंग ने तलवार पकड़ ली, एक हाथ से उसने अपने सिर को कुछ बार थपथपाया और उदास होकर कहा, लेकिन इन प्रतिशोधी आत्माओं की चीखें बहुत कष्टप्रद हैं। अरे, मुझे नहीं पता कि इन प्रतिशोधी आत्माओं को कौन नियंत्रित कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सिर फट जाएगा। हाँ, तांग हुआन ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन जियो बुदियन, जो उसके कंधे पर लेटा हुआ था, उसे असमंजस में देख रहा था। गु यंग ने पलक झपकते ही उस छोटे लड़के को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, तांग हुआन, तुम्हारा आध्यात्मिक जानवर प्रतिशोधी आत्माओं की चीखों से डरता हुआ नहीं लगता है। तांग हुआन चौंक गया और अवचेतन रूप से उसने अपना सिर घुमाकर जियाओ बुदियन की ओर देखा। चाहे ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर में दिन हो या अभी, ये छोटा सा लड़का ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। प्रतिशोधी आत्मा की चीख से उत्पन्न ध्वनि तरंग हमले का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन 7 रंगों वाला आत्मा चूहा जो अभी म्यूयान के कंधे पर लेटा था, पहले से ही कुछ बीमार हो गया था। जियाओ बुदियन ने संतुष्टि की स्पष्ट चीख निकाली। तभी उसके सिर पर लगे सींग से अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जिसने तांग हुआन और गु यंग दोनों को अपने भीतर घेर लिया। अगले ही क्षण एक शीतल अनुभूति न केवल उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई में भी समा गई। उसके सिर की बेचैनी सचमुच तुरंत गायब हो गई। हाहा, जियाओ बुदियन, तुम बहुत बढ़िया हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसमें आए परिवर्तन को महसूस कर गु यंग को बहुत आश्चर्य हुआ। वह तुरंत उत्साह में जोर से हंसा, इसके साथ चाहे ये प्रतिशोधी आत्माएं कितनी भी चिल्लाएं, ये बेकार है।
तांग हुआन की आंखों में भी खुशी की झलक दिखाई दी। वह पहले से ही जानता था कि जियो बुदियन के सुनहरे सींग से निकलने वाली सुनहरी रोशनी उसके शरीर से सभी प्रकार की असुविधा को दूर करने में सक्षम थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह ध्वनि तरंग हमले से हुई चोटों को भी दूर करने में सक्षम होगी। क्या यह संभव है कि मुयान का शुद्धिकरण से यही तात्पर्य था? हाँ, अचानक वह जानी पहचानी तीखी चीख एक बार फिर रात के आकाश में गूंजी और ऐसा लगा कि वह पहले से भी अधिक ऊंची हो गई है। अगले ही क्षण आसपास की प्रतिशोधी आत्माएं जो पागलपन से हम पर आक्रमण कर रही थीं, अचानक क्षमादान का सामना करने लगीं। वे सभी हताश होकर 10 मीटर दूर चले गए, चारों ओर से घेर लिया तथा कोई हमला नहीं किया। ये देखकर तांग हुआन और गु यंग ने न केवल आराम किया, बल्कि वे और भी अधिक सतर्क हो गए। प्रतिशोधी आत्मा की अस्थायी वापसी का मतलब यह नहीं था कि तलवार शिल्प घाटी की गहराई में मौजूद व्यक्ति ने हार मान ली थी। शायद जल्द ही और भी अधिक प्रतिशोधी आत्माएं प्रकट होंगी। कुछ ही क्षणों के बाद तांग हुआन की दृष्टि की रेखा में प्रतिशोधी आत्माओं की और आकृतियां प्रकट हुईं। वे ज्वार की तरह अंधकार से बाहर निकले। इस बार कम से कम 1000 प्रतिशोधी आत्माएं प्रकट हुईं। इसके अलावा ये संख्या लगातार बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी तथा हर सेकंड एक बड़ी संख्या सामने आ रही थी। प्रतिशोधी आत्माओं के समूह के सामने 3 लाल आकृतियां थीं। यह नहीं हो सकता, क्या सचमुच कोई रक्त आत्मा है? गु यंग ने अपना मुंह चौड़ा खोला और सांस लेने के लिए हौंफने लगा। रक्त आत्मा? तांग हुआन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। गु यंग ने गहरी सांस ली और तत्परता से कहा, प्रतिशोधी आत्मा बड़ी संख्या में प्राणियों को मार देती है। चूसने वाली आत्मा के बाद ये धीरे धीरे विकसित हो जाएगा और इस प्रकार की रक्त आत्मा बन जाएगी जो पूरी तरह से लाल होगी। सामान्य तामसिक आत्माओं के लिए उनकी ताकत केवल चरण 4 मार्शल मास्टर या चरण 5 मार्शल मास्टर के बराबर होती है, लेकिन इस तरह की रक्त आत्मा उनमें से प्रत्येक के पास छठे चरण के शिखर पर 1 की ताकत होती है। इसके अलावा वे छठे चरण के शिखर मार्शल मास्टर की तुलना में निपटने में और भी कठिन होते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद गु यंग अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सका और पूछा, मुयान, क्या तुमने स्पिरिट स्प्रिंग भरना समाप्त कर दिया है? जल्द ही। म्यूयान को भी पता था कि स्थिति गंभीर थी। उसके सुंदर चेहरे पर चिंता के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन आत्मा के झरने का निकास इतना बड़ा था, वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। भाई गो, आत्मा भक्षण मोती ले लो। तांग हुआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने गु यंग पर काला मोती फेंका। मन के निर्देशों के बीच 1 सेकंड में 9 यांग दिव्य भट्टी और आध्यात्मिक चक्र के 2 चरण पहले से ही तेजी से प्रसारित होने लगे और निर्वाण पवित्र अग्नि को तुरंत चरम पर पहुंचा दिया गया। उसके हाथ में रखा ड्रैगन फीनिक्स भाला तुरंत हरे प्रकाश से चमक उठा और भाले की नोक पर आकर्षक लाल लपटों का एक गोला ऊपर की ओर उठ गया।